ऑफ द सोल गैरी जुकाव की जो बुक है उसका लास्ट पार्ट आज हम समझेंगे। हमेशा हम कहते रहते हैं हम आत्मा है, हम आत्मा है, परंतु हम शरीर भी हैं, हम मन भी हैं। उन दोनों के साथ रहते हुए अपने आत्मा के टास्क को कैसे पूरा करके इस पृथ्वी से विदा हो, वही हम सीख रहे हैं। पिछली बार मैंने आप लोगों को जो सेकेंड पार्ट था उसमें लास्ट चैप्टर मैंने चॉइस बताया था कि हमको हर क्षण अपने इमोशन, अपने बिहेवियर, अपने थॉट को चॉइस करना है, चुनाव करना है कॉन्शियसली। अगर कॉन्शियसली करते हैं तो जल्दी से आपका विकास होता है। अगर अनकॉन्शियसली करते हैं, जैसे जो मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं वो भी एवोल्यूशन कर रहे हैं पर धीरे धीरे करते हैं। तो अगर आपने कॉन्शियसली उस चॉइस को, अपने चुनाव को पूरा किया तो आप अपने सोल के टास्क को पूरा करेंगे। और जैसे जैसे आप सोल के करीब जाएंगे आपको ऑथेंटिक एम्पावरमेंट मतलब एम्पावर होते चले जाएंगे। तो चॉइस के चैप्टर में ही मैंने आप लोग को टेम्पटेशन बताया था कि हम बहुत वनरेबल रहते हैं, बहुत कमजोर रहते हैं। हमको गुस्सा करना बहुत अच्छा लगता है। किसी के साथ, किसी ने हमारे साथ बदतमीजी कर दी तो उसको तुरंत रिवेंज के रूप में उतना ही नीचा दिखाना, ये सब जो हम अपनी पर्सनालिटी को फोकस में करके हम टेम्पटिंग होते हैं ना ऐसे बुरी चीजों के लिए, उसके ऊपर पूरा टेम्पटेशन का बताया था कि वो आपके टेम्पटेशन, आपकी कमजोरियां हैं जो आपके पास आके आपको दिखाती हैं कि आप जल्दी जल्दी गुस्सा हो रहे हैं, आप बहुत जल्दी, आपके में जलन आ रही है लोगों को देखकर, या आप बहुत जल्दी रिवेंज ले रहे हैं। तो ये हमारे हीलिंग पार्ट को सामने सरफेस में लाने का काम रहता है यूनिवर्स का। टेम्पटेशन में ही एक जगह था कि जब कोई भी पर्सनालिटी, क्योंकि देखिए मन की और शरीर की अपनी इच्छाएं होती हैं, अगर जब हम अपने शरीर से तादाद बना लेते हैं तो हमारे को जो भी चीज सुख देती है, जो भी चीज हमको प्लेजर देती है, हम उसकी तरफ और ज्यादा आकर्षित होते हैं। और जब आपकी पर्सनालिटी की इच्छा या अट्रैक्शन इतना मजबूत हो जाता है कि आपकी सोल की एनर्जी वहां पर बिल्कुल प्रभाव शून्य हो जाती है, वहां पे सोल की एनर्जी बिल्कुल कहना चाहिए प्रतिरोधी हो जाती है, तब वो आपका एडिक्शन बन जाता है। सोल की अपनी जब इनकारनेशन लेते रहती है तो सोल को मालूम रहता है कि मेरी कौन सी कमजोरियां हैं, कौन सी एस्पेक्ट है जिसको मुझे हीलिंग की जरूरत है। तो ये सबसे बड़ी कमी और अयोग्यता हमारे एडिक्शन के रूप में हमको दिखाई देती है। हर एक के पीछे कोई ना कोई एक कारण होगा, कोई डर होगा, कोई फियर, जेलसी की भावना होगी, कोई ना कोई एक न एक कारण होता है हमारे सब चीजों के लिए। पर जब एडिक्शन की बात करते तो वहां पर सिर्फ डर का ही मेन कारण है। इसको हम कह सकते हैं कि जब इंसान बहुत इनसिक्योर फील करता है तब वो इतना टेम्पटेड हो जाता है जहाँ पे उसकी सोल की एनर्जी नहीं है और वो एडिक्टेड हो जाता है। वो एडिक्टेड हो सकता है फूड का, बहुत ज्यादा खाते हैं कई लोग, ड्रग्स का, अल्कोहल का और सेक्स का। आपको मैं बताऊं, गैरी जुकाव को सेक्स का एडिक्शन था। आप सोच सकते हैं इतनी क्वांटम फिजिक्स के ऊपर और इतनी ज्ञान की बातें लिखने वाला भी एक पर्सनालिटी के रूप में जब गैरी जुकाव के रूप में आया है तब उसे भी एक अपनी हीलिंग की जरूरत थी सेक्स एडिक्शन की, और उसने अपने आप को ठीक किया। ये बुक में नहीं लिखा हुआ है, ये ओपरा विनफ्रे की शो में मैंने देखा था उसका, तो मैं भी थोड़ा सरप्राइज हो गई थी कि गैरी को था ऐसा प्रॉब्लम। तो उन्होंने कहा कि हर एडिक्शन के पीछे पावर का इशू होता है। जैसे मैंने कहा ना कि हर इमोशन के पीछे हमारा कोई ना कोई कारण होता है, पर एडिक्शन के पीछे पावर का इशू होता है। जब हम आत्माएं अपने यहाँ पे कर्म का संतुलन करते रहती हैं तो कभी कभी बहुत कमजोर क्षणों में कुछ इच्छाएं जागृत होती हैं, चाहे वो ड्रग की हो, चाहे वो अल्कोहल की हो, कि हमारे अंदर का जो खालीपन है वो भर दे। इनसिक्योरिटी को ही इसमें इन्होंने डिस्क्राइब किया है। तो ये अगर एडिक्शन है तो वो ऑथेंटिक एम्पावरमेंट के तरफ उस
पर्सनालिटी को काम करना चाहिए ताकि उसका एडिक्शन छूटे। वो कहते हैं कि हर व्यक्ति यहाँ पे पावर के लिए ही स्ट्रगल कर रहा है, गहरे तौर पर, चाहे फिजिकल इमोशनली जो भी कर रहा है वो पावर के लिए ही काम कर रहा है। अगर आपको एडिक्शन से मुक्ति पाना है तो सबसे पहला कदम ये होना चाहिए कि आप ये स्वीकार करें कि आप एडिक्टेड हैं। क्या होता है कि पर्सनालिटी हमेशा रैशनलाइज करती है, तर्क संगत व्याख्या करते रहती है कि अच्छा अल्कोहल का एडिक्शन है तो वो बोलेगा कि अरे आज तो बहुत थक गया हूँ, थोड़ा सा मस्ती के लिए, अपने मूड को फ्रेश करने के लिए थोड़ा पी लेता हूँ। या अगर किसी को सेक्स का एडिक्शन होगा तो वो कहेगा कि प्यार बढ़ता है, इससे क्लोजनेस बढ़ती है, और सेक्स तो क्या प्यार की अनुभूति है और कुछ थोड़ा ही है। तो गैरी जुकाव कहते हैं कि यदि कोई भी एडिक्शन है तो आपको समझना चाहिए कि आपको अंदर से काम करना है। लोग इसलिए स्वीकार नहीं करते हैं क्योंकि वो कैसे अपने आप पर्सनालिटी अपने आप को बताए कि हाँ ये पार्ट मेरा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, मतलब मेरे ही वश में नहीं है मेरा एक पार्ट, तो वो स्वीकार करना नहीं चाहते। फिर स्वीकार कर लेंगे तो उनको हमेशा डर रहता है कि घर वाले और समाज उनको फोर्स करेगी कि उसको फ्री कर दे, पर उसको तो प्लेजर मिल रहा है, वो जो डर की एनर्जी है या जो भी उसका इशू है उससे उसको प्लेजर मिल रहा है, उसको रिलैक्सेशन मिल रहा है, तो वो उसको छोड़ना भी नहीं चाहता है। पर गैरी जुकाव कहते हैं कि जब तक कि वो अपनी लाइफ को, अपनी सेल्फ इमेज को, अपनी धारणाओं को चेंज नहीं करेगा तब तक कि उसको एडिक्शन से मुक्ति नहीं मिलेगी। अगर सिर्फ अट्रैक्शन होता है, जैसे कई चीजों के लिए प्रति हम अट्रैक्टेड होते हैं, तो अट्रैक्शन थोड़े समय के बाद जब पूरा हो जाता है तो कुछ समय के बाद, 1-2 साल के बाद उससे मोह भंग हो जाता है और अट्रैक्शन छूट जाता है। पर एडिक्शन में जो होता है वो डीपर डायनामिक है। इसको थोड़े टाइम के लिए आप निष्क्रिय कर सकते हैं, एंथसाइज कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए किसी को अल्कोहल लेने की आदत है तो उसको कहेंगे कि भाई शादी टूट जाएगी, तुम्हारी बीवी छोड़ चली जाएगी और घर वाले सब नाराज हो रहे हैं, तुमको पैसा नहीं मिलेगा, ऐसा डर के मारे उसको थोड़े दिनों के लिए हम छुड़वा सकते हैं। यदि सेक्स का एडिक्शन है तो भी बोलेंगे कि भाई शादी टूट जाएगी और बीमारी हो जाएगी तुमको, ऐसे करके हम थोड़े टाइम के लिए उनको निष्क्रिय कर सकते हैं, परंतु डीपर लेवल पे हम उनको हील नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर उसको जो सोल की एनर्जी है, जो ऑथेंटिक एम्पावरमेंट है, वो लाना है। उन्होंने कहा कि सेक्सुअल एडिक्शन मोस्ट यूनिवर्सल होता है, सार्वभौमिक है। हर कंट्रीज में इसका एडिक्शन आप देख सकते हैं, क्योंकि सेक्सुअलिटी और इशू ऑफ पावर दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, बिल्कुल एक साथ ही वो चलते हैं। तो उन्होंने कहा कि यदि या तो वो व्यक्ति पावर सेंटर में रहेगा, यदि वो पावरफुल है तो उसको कोई एडिक्शन नहीं होगा, और यदि नहीं हुआ तो ये करेंट्स उसके ऊपर हावी हो जाएंगी, चाहे सेक्स की हो चाहे अल्कोहल की हो। तो वो कहते हैं सेक्स एडिक्शन के ऊपर उन्होंने पूरा चैप्टर मेरे ख्याल से एडिक्शन का उसी के ऊपर उन्होंने लिख दिया है, तो मैं सेक्स एडिक्शन का नहीं बताऊंगी, थोड़ा सा ही मैं आपको उसका क्लूज बता रही हूँ कि जिन लोग को बहुत ज्यादा रहता है सेक्स के प्रति एडिक्शन, उनको समझना चाहिए कि सामने वाले पार्टनर की भी सम्मान, इज्जत देनी चाहिए, क्योंकि हम रेवरेंस जब बोलते तो सामने वाले की भी आदर होना चाहिए। तो आप ये समझ लीजिए कि जब आप ये यूज करते हैं अपने पार्टनर को, तो एक कमजोर आत्मा दूसरी कमजोर आत्मा का शिकार कर रहा है। तो इस टाइम में जब आप इसके लिए अपने स्पाउस को या उसको परेशान कर रहे हैं, तो आप याद करिए इस पावरलेस मोमेंट में कि आप किसी को यूज कर रहे हैं, और याद रखिए कि इस संतुष्टि में आप क्या खो सकते हैं। आपकी रिलेशनशिप कमजोर हो सकती है, आप यदि अपनी स्पाउस से छुप के कहीं और जा रहे हैं किसी बाहर जगह पे, तो आपको एड्स वगैरह की भी संभावना हो सकती है। और याद रखिए कि कोई भी एडिक्शन आपसे पावरफुल नहीं है, क्योंकि आप आत्मा हैं। तो इसके अतिक्रमण के लिए आपको पावर चाहिए, आपको डर का सामना करना होगा, जिस डर के कारण आप इस एडिक्शन के साथ फंस गए हैं, जो आपको कमजोर बना रहा है।
और सोल की पावर सबसे बड़ी है। जब एडिक्शन की इच्छा करता है कोई इंसान, तो उसको दिखता है कि वो एडिक्शन और तेजी से उसके ऊपर हावी होते जा रहा है, उतनी ही तेजी से। जैसे मान लीजिए ड्रिंक करने का अगर कोई सोच रहा है कि मैं नहीं करूंगा आज ड्रिंक, तो उसी दिन सबसे ज्यादा उसको ड्रिंक करने की इच्छा होगी, क्योंकि ये मानव कि ओशो बहुत अच्छे बोलते हैं कि जो भी चीज हमको मना की जाती है ना, उसके प्रति हमारा आकर्षण और गहरा हो जाता है। तो बिल्कुल जितना करोगे उतना ही आपको टेम्पटिंग, आपको क्रेविंग होते रहेगी उस चीज के लिए। पर ये क्रूएल यूनिवर्स या कोई आपका भगवान नहीं कर रहा है, तुम्हारी हीलिंग के लिए, आपको होल बनाने के लिए वे मदद कर रहे हैं। और वो बताते हैं कि तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी जो तुम्हारा एडिक्शन है, उसको उससे रिलीज करने के लिए या तो उसके बराबर तुमको एनर्जी चाहिए या उससे ज्यादा पावरफुल चाहिए आपको एनर्जी। तो आपको अपने अंदर में काम करना होगा, आपके इनर इंटेंशन के द्वारा, मतलब जिसको हम कहेंगे अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा ही आपकी सेल्फ हीलिंग की महत्ता है। और आप जब ये छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि आप सोचिए कि जब आप इसको छोड़ देंगे तब आपके पास कितना एक अच्छा जीवन होगा, और तुम अपने इस कमी के गुलाम नहीं रहोगे। तो अपने इंटेंशन को एम्पावर करते जाओ, अपनी संकल्प शक्ति को और प्रगाढ़ करते जाओ, अपनी पर्सनालिटी की पावर को बढ़ाते जाओ, और धीरे धीरे उस होल की तरफ जाओ जहां पे ये एडिक्शन दूर दूर तक के नहीं रहेगा। और याद रखना चाहिए कि जब कोई आदमी अपने एडिक्शन को छोड़ना चाहता है, तब वो दो दुनिया के बीच में खड़ा रहता है। एक उसका होता है लेसर सेल्फ, मतलब उसका जो निम्नतर सेल्फ है, और एक होता है उसका फुल सेल्फ, जो वो पूर्ण बनेगा इसको छोड़ने के बाद। तो लेसर सेल्फ हमेशा टेम्पटिंग रहेगा, वो बार बार रिझाएगा कि चलो कुछ नहीं होता, इसमें प्लेजर है, क्या होता है, कुछ नहीं होता, अब अगली बार नेक्स्ट टाइम छोड़ देंगे, प्रोक्रास्टिनेशन वगैरह कराएगा। वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, डिसिप्लिन नहीं होता है, और प्यारा भी नहीं होता है। जबकि आपका फुल सेल्फ बहुत रिस्पॉन्सिबल है, केयरिंग है, एम्पावर्ड है। तो अपने इस निर्णय को, अपने संकल्प शक्ति को आप पकड़ के रखिए और अपने उसको पावर देते जाओ। और कभी भी अपने को अंडर एस्टिमेट मत करो कि मैं नहीं छोड़ पाऊंगा। रामपा बहुत अच्छा एक सेंटेंस लिखते हैं ये एडिक्शन के लिए, कि समाज ने इतने पेपर्स, टीवी में, इन सब में हमारे को एक हिप्नोटाइज कर दिया है। जैसे कोई ड्रिंक छोड़ना चाहेगा तो उसके दिमाग में एक हिप्नोटाइज है सोसाइटी की तरफ से कि ड्रिंक छोड़ना असंभव है, छूट ही नहीं सकता, ये हिप्नोटाइज किया गया है हमको। तो वो बोलता है कि जितना भी आप अपने को अंडर एस्टिमेट मत करिए कि वो आपसे नहीं छूट पाएगा, आपके पास ज्यादा पावर है। जितना आप उसका सामना करते जाओगे, जैसे एक बार आप उसको देखोगे साक्षी भाव से कि नहीं, मेरे को नहीं पीना है, नहीं करना है ये काम, मतलब गलत रास्ते पे नहीं जाना है सेक्स के लिए, तो पहली बार जब चैलेंज करोगे तो आप शक्ति को पाओगे और आपका वो एडिक्शन अपनी शक्ति को खोएगा। फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, ऐसे करते हुए आप एम्पावर होते जाओगे और आपकी एडिक्शन कमजोर होते चले जाएंगी। पर एक दो तीन बार करने के बाद आप सोचने मत लग जाओ कि ये होगा कि नहीं होगा, मेरा छूट पाएगा कि नहीं छूट पाएगा। नहीं, ऑथेंटिक पावर इतना इजीली नहीं आता है। हर चैलेंज के समय जब आप ले रहे हो, उसका सामना कर रहे हो, तो वो कहते हैं कि आप अपने नॉन फिजिकल टीचर्स की हेल्प मांगो, वो हमेशा अवेलेबल है। गाइड्स और टीचर्स, जिसके बारे में मैंने आप लोग को बताया था, वो पूरी तरह से आपकी मदद करेंगे। वो आपको थॉट के द्वारा पावरफुल बनाएंगे, मतलब आपको एम्पावर करेंगे, कोई मेमोरी के द्वारा आपको एम्पावर करेंगे, और ऐसे सब चीजें करके वो आपको मजबूत बनाते जाते हैं अपनी संकल्प शक्ति को पकड़े रहने के लिए। और वो कहते हैं कि जब भी कोई सोल मेजर नेगेटिविटी से मुक्त होता है, कोई भी एडिक्शन से मुक्त होता है, तो नॉन फिजिकल वर्ल्ड में बहुत ही आनंद मनाया जाता है कि एक सोल अपने हायर फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट की तरफ गई। तो आप कभी भी मत सोचिए कि यदि आप अपना एडिक्शन छोड़ना चाह रहे हैं तो आप अकेले हैं। बहुत हजारों आत्माएं अभी काम कर रही हैं अपने एडिक्शन को छोड़ने के लिए, और कई 100 आपके टीचर्स और गाइड आपकी मदद करने के लिए तैयार बैठे हैं। और समय समय पर निकाल कर अपनी प्रशंसा भी करते जाइए।
ये मत देखिए कि और कितना रास्ता तय करना है। जितना भी आपने रास्ता तय करे हो उसके लिए अपनी पीठ थपथपाइए और एक सच्चे जीवन को जीना शुरू करिए। और पूरे समय आप अपने इंटेंशन को, अपने कॉन्शियस लाइफ को जीते रहिए ताकि वो एडिक्शन फिर से वापस ना आ जाए। और आप याद रखिए कि आपको जो एडिक्शन में प्लेजर मिलता है उसका मूल्य क्या है। क्या वो प्लेजर आपकी आत्मा के होल होने से, आपके फ्रीडम, आपकी मुक्ति, आजादी होने से ज्यादा है? तो आप खुद डिसाइड करिए और एम्पावर करिए। यदि किसी को कोई एडिक्शन है तो गैरी जुकाव कहते हैं कि कोई भी शर्म नहीं महसूस होनी चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स कभी भी जज नहीं करता है। तुमने अपनी कोई एनर्जी डायनामिक है जो आपके में है, जिसको हील करने के लिए ऐसे एडिक्शन को आपने चुना है। तो अलाउ करिए आत्मा को अपने में से बहने के लिए, और अलाउ करिए डिविनिटी को आपकी दुनिया को शेप देने के लिए। तो मैं यहीं पे एंड करूंगी, आप लोग पढ़ सकते हैं, बहुत ही प्यारा चैप्टर है। इसका नेक्स्ट चैप्टर रिलेशनशिप के ऊपर है, तो आप खुश मत हो जाना कि रिलेशनशिप के ऊपर बहुत कुछ बोले होंगे। रिलेशनशिप के ऊपर उन्होंने सिर्फ इतना ही बोला है, स्पिरिचुअल पार्टनरशिप, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगी उसी को फिर से बताने के लिए। सिर्फ थोड़े से ही एक दो पॉइंट ही लिखी हूँ कि हम अकेले रहकर कभी भी उतनी प्रोग्रेस नहीं कर सकते, इसलिए हम रिश्तों का ताना बाना बुनते हैं। और हमारी आत्मा तो सभी आत्माओं को देख रही है कि बिल्कुल पावरफुल है, और उसके आत्मा के पास क्लैरिटी है ना कि पावरफुल है, सभी ब्यूटीफुल है, सभी लव में है। पर हमको अपने आत्मा के आत्मा से नहीं, अब पर्सनालिटी को आत्मा के थ्रू से देखना है कि हर एक कोई समान है, सबकी अपनी अपनी इवोल्यूशन हो रही है। और हम आए हैं रिश्ते में तो कोई ना कोई एग्रीमेंट होगा, हमारा साझा करना होगा, एक दूसरे की ग्रोथ में मदद करनी होगी, और एक दूसरे की इज्जत करें, ग्रोथ में सहायता करें। और जैसे स्पिरिचुअल रिलेशनशिप के लिए मैंने आपको बताया था कि वो स्पिरिचुअल पार्टनर्स एक दूसरे को एक आत्मा के रूप में देखते हैं, इमोशनल बॉन्ड नहीं रहता है, एक फ्रेंड के रूप में एक दूसरे की मदद करते हैं। और रिलेशनशिप में पूरे समय इन्होंने कहा है कि रिलेशनशिप, हम सोचते हैं कि जो हमारा परिवार है, जो हमारा फ्रेंड है, हम वही रिलेशनशिप बोलते हैं, है ना। पर यहाँ पे इस चैप्टर में बताया है कि आपका रिलेशनशिप आपके सिटी, आपके ग्लोब, पूरी कंट्री के साथ है, क्योंकि हम सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जब भी आपका इवोल्यूशन होता है तो आप दूसरे पूरे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को भी प्रभावित कर रहे हैं। सबसे अच्छी गिफ्ट अगर आप यूनिवर्स को देना चाहते हैं तो अपना सेल्फ रियलाइजेशन, अपनी ग्रोथ करना है। तो आपके विकास होने से पूरी ह्यूमैनिटी का विकास होगा। ऐसे करके इन्होंने पूरा बताया है। और स्पिरिचुअल पार्टनरशिप में बताया है कि वो बताते हैं, पूरी दुनिया को दिखाते हैं कि इस दुनिया में सिर्फ प्यार ही काफी नहीं होता, प्यार के साथ ट्रस्ट होना भी जरूरी है, क्योंकि रिश्तों में जहाँ पे ट्रस्ट ना हो वहां पर स्टेबिलिटी कम होती है। तो दूसरों को भी ग्रोथ करते हैं, अब आप लोग समझ गए होंगे। और उन्होंने कहा है कि जब वर्टिकल पाथ में चलते हैं, है ना, ऊर्ध्वागमन में, तो इवोल्यूशन हमारा कॉन्शियसली होता है, हम रिस्पॉन्सिबल चॉइस लेते हैं, इंटीग्रेटेड रहते हैं, जो हम सोचते हैं वही बोलते हैं और वही करते हैं, तो हम फिर मल्टी सेंसरी ह्यूमन बीइंग की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर सोल्स है। सोल्स में ऐसा बहुत, मतलब मेरे ख्याल से बहुत कम चीजें हैं जो आप लोग को नहीं मालूम है, सब चीजें मालूम है। सोल्स के आप लोग जानते हैं ना, जैसे मैच्योर सोल और ओल्ड सोल ऐसे बनते हैं, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, ये सब पूरी चीजें उस पे हैं। तो गैरी जुकाव ने जो जिन लोगों के लिए लिखा था, अमेरिका लोगों के लिए, लोग पीएसएसएम को ज्वाइन नहीं किए थे ना, पर पीएसएसएम वाले सब जानते, इसलिए मैं इसको भी बहुत शॉर्ट में आप लोग को बताऊंगी। जैसे कि आप जानते हैं कि एनिमल किंगडम ग्रुप सोल्स में रहता है, इम्पर्सनल एनर्जी है, इंस्टिंक्ट से वो चलते हैं, जो सहज ज्ञान रहता है उसी के अनुसार खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, बस। पर एनिमल किंगडम में भी ग्रेजुएशन होते हैं, उनकी अपनी इंटेलिजेंस, अवेयरनेस होती है, हॉर्स, डॉग, डॉल्फिन, ये सब बढ़ते जाते हैं अपने इंटेलिजेंस में। पर एनिमल्स इस मैक्रोकॉस्म में माइक्रोकॉस्म नहीं है।
उनके में कोई कर्म का बंधन नहीं है। हम जैसे बोलते हैं ना ह्यूमन, मैक्रोकॉस्म में हम मायने रखते हैं, माइक्रोकॉस्म जो हम हैं वो मायने रखते हैं। हम क्योंकि इंडिविजुअल सोल हैं, हमारे पास विवेक बुद्धि है कि हम क्या करें, अपनी एवोल्यूशन हम तेजी से कर सकते हैं, ऐसे करके हमारा इंडिविजुअल सोल है। ये पूरा सोल के ऊपर चैप्टर है। तो उन्होंने कहा है कि हमारी जो इंडिविजुअल सोल है जब आगे अपना विकास करती है तो हमारे पास बहुत सारे नॉन फिजिकल टीचर्स भी होते हैं, जिसको मैंने आपको बताया था। ये अलग अलग रेल्म्स के बारे में बता रहे हैं, जैसे मैं पूरा नहीं बता रही हूँ, टाइम कम रहता है इसलिए। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी के अर्थ बाउंड सोल्स के बारे में बताया है कि वहां पे आत्माएं, प्रेतात्माएं जो रहती हैं, जो पृथ्वी को नहीं छोड़ के जाती हैं, वो रहती हैं। फिर हमारे नॉन फिजिकल टीचर्स का अपना रेल्म है, और जहां पे वो रहते हैं हमारे अशरीरी टीचर्स लोग, वो उस रेल्म को हम समझ ही नहीं सकते। और आप लोगों को हम लोग को लगता है जैसे हमारे पास सोल है, तो क्या एंजल्स के पास भी सोल होती है? तो वो कहते हैं कि उनके पास सोल ही होती है, वो फुल सोल होते हैं, मतलब शुद्ध चैतन्य है वो, है ना। तो वो फुल सोल है, उसके पास स्प्लिंटर्ड सोल नहीं होती, जैसे हम लोग की ना विभाजित, वैसे वाली नहीं रहती है। हायर मास्टर्स की कोई भी शेडो सेल्फ नहीं होती जैसे हमारी होती है, समझ गए। ये टीचर्स हैं। अच्छा, ये जाते कहाँ हैं? तो एडवांस सोल कहाँ जाते हैं? तो उन्होंने कहा बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स हैं जहाँ पे जीवन है, अलग अलग किंगडम है। एंजेलिक किंगडम में कोई कर्मा का नहीं है, वहां पे कर्मा नहीं है, पर एंजल्स के पास विल है, इच्छा है, उनके पास इच्छा होती है। वो कैसे इवॉल्व होते हैं? जैसे हम अपना इवोल्यूशन करते हैं, वैसे एंजल्स भी इवॉल्व होते हैं। वो पृथ्वी के या किसी दूसरे गैलेक्सी के लोगों को टीच करते हैं, उनको गाइड करते हैं। तो वो जब हमारी मदद करते हैं तो हमारा तो इवोल्यूशन करने में सहायता करते हैं, पर वो भी इवॉल्व होते हैं, ये सब हम जानते हैं, है ना। पर फिर भी एक रिवाइज। तो उन्होंने कहा कि वहां पे कर्म नहीं होता, विल होती है, परंतु उनको मालूम है कि कौन सी चीजें करनी है और कौन सी चीजें नहीं करनी है। तो वो अपने अनुसार काम करते हैं, और वो कोई भी कर्मा नहीं बनाते। कर्मा हमारे स्पिरिट एंड मैटर, मतलब पदार्थ और आत्मा, जो हम पदार्थ है ना, उसके उसके लिए होता है। और अलग अलग रेल्म्स के बारे में बताया। ये सोल के ऊपर बताया। सोल मतलब सिर्फ एक ह्यूमन सोल नहीं, सब सोल्स के ऊपर बताया इस चैप्टर में, कि अलग अलग रेल्म है। एंजेलिक किंगडम है, और एक नेचर किंगडम का, देविक कम्युनिटी का एक किंगडम है, मतलब उनका भी एक पूरा क्षेत्र है। और उसके आगे जो और उसके बियॉन्ड जाता है, वो इंटेलिजेंस का एक रेल्म है, जहां पे सिर्फ बहुत प्रबुद्ध लोग, जिसको हम ईश्वर के बराबर कह सकते हैं, उन लोग रहते हैं, जिसको हम लोग एलोहिम भी बोलते हैं। यहाँ पे एलोहिम वगैरह नहीं बोला, मैं अपने मन से बता रही हूँ, है ना। क्रिएशन, क्रिएटर्स ऑफ गॉड, वो क्रिएटर्स ऑफ गॉड नहीं, क्रिएशन का काम संभालते हैं जो। अच्छा, ह्यूमन में खूब अलग अलग डिग्रीज होती हैं सोल कॉन्शियसनेस की। जैसे मैंने आप लोग को पहले बताया कि हम सब जानते हैं, बेबी सोल, इन्फेंट सोल, मैच्योर सोल, ये सब। अब गैरी जुकाव सब बता रहा है कि सब अलग अलग लेवल के होते हैं, सबकी क्षमताएं अलग अलग होती हैं, मतलब असमानता रहती है ह्यूमन कॉन्शियसनेस में भी। और उन्होंने बताया है कि हम जो अपने ईश्वर से बनते हैं, ईश्वर एक समुद्र है, और जो हम हैं अलग अलग, वो इंडिविजुअल ड्रॉपलेट्स हैं, छोटी छोटी बूंदें हैं उस कॉन्शियसनेस की। और उस छोटी सी बूंद में ही वो इतने बड़े पावर का छोटा रूप आता है। पिंड में ब्रह्मांड, आप समझ गए। पहले हमको विकास करते हुए सेल्फहुड की तरफ जाना है, फिर और ज्यादा विकास करते हुए ईश्वर के समान बनना है, और अंत में ईश्वर बन जाना है। जैसे हमारी उन्होंने गैरी जुकाव ने कहा है कि आपकी आत्मा की पैरेलल लाइव्स आपके हायर सेल्फ में एक्सपैंड करती है। जैसे हम यहाँ पे नीता है, तो मेरी पैरेलल लाइफ में भी अपना काम चल रहा होगा। तो मैं जब जाऊंगी मृत्यु के बाद, तो यहाँ के सारे अनुभव अपनी आत्मा को दूंगी, और जो मेरी पैरेलल लाइफ है, वो भी जो अनुभव लेके जाएगी, ज्ञान लेके जाएगी, वो हमारे हायर सेल्फ में इकट्ठा करते चले जाएगी। और हम
अभी जैसे वो कहते हैं कि आप इंडिविजुअल भी हैं और एक भी हैं, मतलब ऑल दैट इज के साथ एक भी है, मतलब इंडिविजुअल यहाँ पर है पर जब हम जाएंगे तो वन हो जाएंगे। और हमें आत्मा की जरूरत पर ध्यान देना आवश्यक हो गया है। 5 सेंसरी बॉडी, 5 सेंसरी ह्यूमन बॉडी और पर्सनालिटी के बारे में सब पढ़ते हैं। हम जानते हैं जीन्स क्या है, क्रोमोसोम क्या है, हार्मोन्स क्या है, और माइंड को कैसे शांत किया जाए, ये सब हम थोड़ा बहुत चीजें जानते हैं अपने शरीर और मन के बारे में, पर आत्मा के बारे में नहीं जानते हैं। डॉक्टर लोग भी जो अपनी पढ़ाई पूरी करती हैं वो लाशों और शवों पे चीर फाड़ करके सिखाई जाती है। अब जिसमें आत्मा ही नहीं है उसमें क्या आप पढ़ेंगे? वो कहते हैं अगर कोई वायलिन प्लेयर है, वो बीमार हो गया, तो आप उसको क्या करेंगे? उसको दवाई देंगे कि वायलिन को ठीक करेंगे? नेचुरली हम वायलिन प्लेयर को जाके दवाई देंगे। तो वो कहते हैं यहाँ पर यही हो रहा है दुनिया में, क्योंकि जो भी संगीत बजेगा वो दोनों पे डिपेंड करता है ना। वायलिन की क्वालिटी, मतलब उसकी रख रखाव कैसा रखा है, तार अच्छे से बंधे हैं कि नहीं, सब कुछ, और प्लेयर का एनर्जी, वो दोनों की ही तो जोड़ के एक संगीत अच्छा बनेगा। अगर एक भी उसमें से खराब रहा तो संगीत खराब हो जाएगा। क्योंकि ये इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि बॉडी जो है वो हमारी सोल का इंस्ट्रूमेंट है। तो वो कहते हैं कि आपको अपने आपका जो शरीर है वो आपकी सोल की एनर्जी को, सोल की हेल्थ को रिफ्लेक्ट करता है। उन्होंने अपने एक फ्रेंड का जिक्र किया है यहाँ पर। उसके हस्बैंड को अपने रिश्ते में बहुत तनाव महसूस होता था। उसके हस्बैंड बहुत दबाते थे और उसकी जो क्रिएटिविटी थी उसको एक्सप्रेस नहीं करने देते थे। तो देखिए क्रिएटिविटी हमारी कैसे डिस्टर्ब हो जाती है जब घुटन होती है उसको। तो कैसे उसने अपने लिए एक आपत्ति आमंत्रित की। एक दिन उसके हस्बैंड जीप खड़ी करके रखे हुए थे, वो खड़ी थी और जीप अचानक ब्रेक उसका फेल हो गया कि क्या जो भी था, और जीप उसको ठोकर मार देती है और उसका पूरा पैल्विक गर्डल टूट जाता है। तो वो कहते कि मेरी उस फ्रेंड का इलाज किया गया, उसकी हड्डी जोड़ी गई, पेन की दवाइयां दे दी गई, तो क्या उसकी वो जो क्रिएटिविटी जो दबाई गई थी उसके हस्बैंड के द्वारा, पैल्विक गर्डल क्या है हमारा, जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वहां पर, वो हमारी क्रिएटिविटी है। हमारा जो गर्भाशय है वो क्रिएटिविटी का है, जहाँ पे हम एक बच्चे को जन्म देते हैं, क्रिएट करते हैं। तो जो भी क्रिएटिविटी है, चाहे आप घर का सिर्फ पालन पोषण कर रहे हैं, वो भी क्रिएटिविटी है। जरूरी नहीं कि क्रिएटिविटी को आप पेंटिंग सिंगिंग इनसे जोड़िए, ऐसा नहीं है। जो भी आप कर रहे हैं सृजनात्मक, वो क्रिएटिविटी है। तो उन्होंने कहा कि उसका पैल्विक गर्डल और उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम खराब हो गया क्योंकि उसको सफरिंग थी, उसकी आत्मा की सफरिंग थी, जो कोई डॉक्टर इलाज नहीं कर सकता है। आप लोग देखते हैं कि किसी को हार्ट की बीमारी है, किसी को कैंसर हो गया है, तो ये भले ही जितनी भी बीमारियां अपन उसको डाइट से, एक्सरसाइज से, लाइफस्टाइल से, इन सबसे संबंधित कर देते हैं कि उसकी लाइफस्टाइल खराब है, पर फैक्ट क्या है उसका, सत्य क्या है? उसका नेगेटिव इमोशन, जिसके कारण वो बीमारी बॉडी रिफ्लेक्ट कर रही है। अगर आप बीमार हैं तो वो कहते हैं बिल्कुल डॉक्टर के पास जाइए, आप बॉडी का केयर करिए, तब कोई बुराई नहीं है। आपको जाना पड़ेगा बीमारी के समय में। अपनी बॉडी को पर ऑनर करिए, उसको जितनी रेस्ट चाहिए, जितना उसको फूड चाहिए, सब कुछ आप दीजिए। पर अगर कोई आपके पास बीमारी है तो आप ये समझ लीजिएगा कि सिर्फ डाइट और इन सब से आप नहीं ठीक होंगे। आपको अपनी सोल की एनर्जी को ठीक करना है, जो आपकी बॉडी रिफ्लेक्ट करके बता रही है। अब इसके बाद का जो चैप्टर है वो बहुत ही प्यारा है, साइकोलॉजी, जिसको हम मनोविज्ञान बोलते हैं। उसमें इन्होंने स्पिरिचुअल साइकोलॉजी को लाए हैं। बहुत प्यारा चैप्टर है ये, पर मैं शॉर्ट में ही बताऊंगी। साइकोलॉजी मीन्स सोल नॉलेज। हम सिर्फ मनोविज्ञान बोलते हैं, वो कहते हैं कि सोल नॉलेज है, स्टडी ऑफ द स्पिरिट। पर ऐसा कभी नहीं रहा। अभी जो साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं लोग और जो इलाज कर रहे हैं, वो सिर्फ पर्सनालिटी की अनुभूतियों, धारणाओं और प्रभावों की स्टडी कर रहे हैं। ये 5 सेंसेस पर्सनालिटी पर बेस्ड होने के कारण आत्मा को नहीं पहचान पाता, और न ये साइकोलॉजी समझ पाता है उस डायनामिक को
जो पर्सनालिटी के व्यवहार या उसके वैल्यूज के पीछे काम कर रहा है। आप ये जो साइकोलॉजिस्ट लोग जो दवाइयां देते हैं उससे बॉडी तो हील हो जाती है, पर बीमारी के पीछे जो निहित आत्मा की ऊर्जा है उसको नहीं हील कर पाते। इसीलिए वो बीमारी देखिएगा अक्सर बार बार आती है या कुछ सालों के लिए पोस्टपोन हो जाती है। पर्सनालिटी ठीक हो जाएगी परंतु सोल लेवल पर ठीक नहीं होगा। सोल लेवल पर ठीक करने के लिए सबसे पहले ये स्वीकार करना है कि आपके पास एक आत्मा है। तो क्या आत्मा ऐसे ही है? इसका कोई उद्देश्य तो होगा जरूर। तो हम जब बॉडी और माइंड के रूप में अपने आप को पर्सनालिटी को मानते हैं, ये सारे साइकोलॉजिस्ट और ये सब, तो हम मन को कैसे समझते हैं कि मन का काम क्या है, उसकी इच्छाएं क्या है, उसकी कमजोरी क्या है, कौन उसको पावरफुल बनाएगा, हम मन के बारे में पढ़ते हैं। उसी प्रकार बोले आत्मा के विकास के लिए आपको सिर्फ यही पहचानना काफी नहीं है कि हाँ मेरे पास आत्मा है। अरे आत्मा का स्वभाव क्या है, वो क्या सहन कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, उसको कैसे स्वस्थ रखा जा सकता है और कौन सी चीजें उसको अस्वस्थ बनाती हैं, ये सब आपको जानना जरूरी है। इसके लिए अभी तक कोई यंत्र नहीं बने हैं कि आपके आत्मा की एनर्जी और उन सबको नाप सके। हम ये नहीं समझ सकते कि हमारा व्यवहार और हमारा जो भी हम जो एक्टिविटी करते हैं उसके द्वारा हम अपनी आत्मा को कैसे प्रभावित करते हैं। जब हम किसी को देखते हैं गलत काम करते हुए तो हम सिर्फ जज कर सकते हैं कि वो गलत है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, पर हम उसके जो कर्मा का जो यात्रा है और जिस तरीके से वो पहुंचा है, उस आत्मा ने यात्रा करके यहाँ पे पहुंची, हम उसको नहीं पहचानते हैं। जबकि उसका जो फियर है, एंगर है, जेलसी है, या कई लोग झगड़ालू होते हैं, कई लोग चुगलीखोर होते हैं, ये सब उसके कर्मा और उसकी यात्रा से रिलेटेड होता है। तो जब आप समझते हैं कि आपके जीवन के अनुभव आपकी आत्मा की एनर्जी के बैलेंस के लिए जरूरी है, तो आप अपनी आत्मा के प्रति और अवेयर हो जाते हैं, क्योंकि आप समझेंगे कि अगर मान लो मैं गलत काम करूंगा तो एनर्जी और इम्बैलेंस हो जाएगी, तो आप निगेटिव कर्मा नहीं करेंगे, ना ही कोई भी एक्सपीरियंस को रिएक्ट करेंगे। हर सिचुएशन जो आपके लिए अप्रिय होगा दर्द देगा, पर इस दर्द का भी कोई ना कोई उद्देश्य होता है। जो भी हमारी अप्रिय परिस्थिति होती है, सफरिंग एक मीनिंगफुल है। यहाँ पर हमको दर्द सहना ही पड़ेगा। अगर आपका कोई रिश्ता खराब है तो आपको वो सहना ही पड़ेगा, क्योंकि कारण है। आपके आत्मा के विकास से ज्यादा क्या ये दर्द कीमत रखता है? नहीं ना। आपकी आत्मा का विकास एटर्नल है, शाश्वत रहेगा। आपका यह दर्द अभी रहेगा, कुछ समय के बाद चला जाएगा। तो ये कहते हैं कि आपको दर्द सहना चाहिए, पर इसका उद्देश्य ये नहीं कि आप शहीद हो जाओ। जब समझते हैं कि आप अपनी सोल के इवोल्यूशन के लिए एकमात्र योगदान दे सकते हो, कोई आपकी सोल का इवोल्यूशन नहीं करेगा, वैसे ही आप ज्यादा अवेयर हो जाते हैं और अपने आसपास के लोगों के प्रति भी अवेयर हो जाते हैं कि उनके साथ आप रिलेशन शेयर कर रहे हैं, तो आप उनको सपोर्ट करने लग जाते हैं। क्योंकि इसीलिए तो आप लोग ने रिलेशनशिप में आए हैं ना। और आप जैसे अपने आत्मा के प्रति अवेयर होते जाएंगे, तब आप समझते भी जाएंगे कि यदि मैं अपने लिए क्रूएल रहूंगा तो दूसरों के लिए भी रहूंगा, अपने लिए प्यार रखूंगा तो दूसरों के लिए भी रखूंगा। जो भी हम अपने लिए रखते हैं वैसा ही व्यवहार दूसरे के साथ करते हैं। एक चीज यहाँ पे मैं हाईलाइट करूंगी, क्योंकि कई पत्नियां अपने पति को अधूरा प्यार करती हैं और सोचती हैं कि हम तो सब दे रहे हैं, फिर हस्बैंड क्यों नहीं प्यार करता। इसलिए मैंने इस पॉइंट को लिखी हूँ, क्योंकि इसका बहुत अच्छा मीनिंग है। जो हम अपने लिए फील करते हैं वही दूसरे के को दे सकते हैं, है ना। यदि आप अपने साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं तो दूसरे लोग अगर आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो आप नाराज हो जाएंगे। मतलब दूसरों से आपको वो ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। अगर आप सेल्फ लव नहीं करते हैं, अपने आप को प्यार नहीं करते हैं, तो दूसरों से प्यार करना एक बहुत दर्दनाक प्रयास बन जाता है।
जब आप अपने को विक्टिम मानते हैं ना और अपने को प्यार नहीं करते हैं, तो आप जो दूसरों को प्यार करते हैं वो एक पेनफुल प्रयास बन जाता है, ऊपरी ऊपरी तौर पे करते हैं। तो उन्होंने कहा कि दूसरे शब्दों में ये कह दें कि दूसरों से प्यार करना या अपने साथ व्यवहार करना बिल्कुल वैसा है जैसे आपके लिए मेडिसिन है पर आप किसी दूसरे को फेंक रहे हैं। तो जैसे जो अपने आप को विक्टिम समझता है वो उसका प्रेम दूषित हो जाता है। वो कहता है कि उसके हार्ट के पास इतने क्लाउड्स हो जाते हैं कि जो उसकी जो सोल की एनर्जी का जो प्रेम है वो सामने तक के नहीं पहुंच पाता। जैसे एक पत्नी है, वो दुखी है अपने हस्बैंड के उससे, क्योंकि वो सिर्फ धर्म निभा रही कि पति परमेश्वर है, मुझे खाना बना के देना है, बच्चे पालना है, बस ये, मतलब वो अपने को विक्टिम समझ रही है। तो जब वो अपने हस्बैंड को वो सोचेगी कि मैं अपने हस्बैंड को बहुत प्यार कर रही हूँ, मैं इतने अच्छे से खाना बना के दी, इतने अच्छे से स्माइल दी, इतने अच्छे से वो करी, तो देखिए एनर्जी स्पीक्स, एनर्जी बोलती है आपकी। तो वो कहता है कि जब आपके अंदर गिल्ट रहेगा, विक्टिम होने का एक दर्द रहता है, एक सौरो रहता है, तो आपके हृदय के आसपास एक क्लाउड बन जाता है। इसीलिए आपका प्यार दूसरे महसूस नहीं कर पाते, उनको अच्छा नहीं लगता है, उनको समझ में आ जाता है कि ये आपकी जरूरत है, उनकी जरूरत लगती है। पर जब आप अपने प्रति काइंड हो जाएंगे और स्वयं से प्रेम करेंगे, आप समझेंगे कि ये रिश्ता मैंने अपने लिए चूज किया है, मेरी आत्मा ने चूज किया है और मेरे को प्यार ही करना है, क्योंकि मुझे एक ही लक्ष्य है इस पृथ्वी पे आने का, आत्मा को, वो तो अपन एनर्जी बैलेंस और कर्म वगैरह बोलते, पर प्यार देना। तो मैं इस इंसान को उतना ही प्यार करूं जितना वो डिजर्व नहीं करता है, उससे कहीं ज्यादा दूं। अपनी तरफ से आप 100% जब देंगे, तो जब स्वयं से प्रेम करेंगे और बिना कोई कंटेमिनेशन के जब प्यार देंगे, तो वो आपकी सोल की जो एनर्जी का जो प्यार है ना, वो वहां तक के पहुंचेगा। क्योंकि प्रेम आत्मा की ऊर्जा है, वो सामने वाला फील गुड करेगा, आत्मा का बोध है। तो जो भी अगर आपके में इमोशन है, पहले आप उस पर काम करिए और एक ऑथेंटिक होकर अपने प्रामाणिक रूप से अपने हस्बैंड को या वाइफ को जो भी है अपना प्यार करिए, है ना। किसी के साथ भी अगर प्यार देना है तो दुख में नहीं होना चाहिए, उनका यही कहने का अर्थ था। तो उन्होंने कहा कि स्पिरिचुअल साइकोलॉजी की जरूरत है, जो साइकोलॉजी है उसको हटा देना चाहिए, स्पिरिचुअल साइकोलॉजी की जरूरत है जो सिर्फ आत्मा पर केंद्रित हो। ये हम जो है वो स्पिरिट इन मैटर का विकास है ना, आत्मा का एक शरीर में आके फिर वो विकास कर रहा है। इसका ये बहुत ही स्पेसिफिक इवोल्यूशन है। इसमें कर्मा एंड रीइंकार्नेशन की भूमिका होनी चाहिए, उसके आत्मा के विकास का मुख्य केंद्र होना चाहिए स्पिरिचुअल साइकोलॉजी में। और किसी भी पर्सनालिटी की विशेषता को आप कर्मा के बगैर नहीं समझ सकते, जिसने उसके साथ ऐसी विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स उसको दिए हैं। कुछ हमारे जो रहते हैं ना पैटर्न या गुना की जो विशेषताएं होती हैं, वो हमारे इसी जन्म की नहीं होती, कई सदियों के पुराने से हम ले लेके कैरी कर करके आते हैं। इसीलिए प्रश्न व्यक्ति पर नहीं होना चाहिए, बल्कि उसकी आत्मा की पूरी जर्नी पे होना चाहिए कि वो क्यों क्रोध ईर्ष्यालु है, क्यों वो कर रहा है। आप समझ गए होंगे, जो भी है वो हर जगह एक ही की जगह लिखते हैं। तो अनेक जन्मों का सार एक ही पर्सनालिटी में हम नहीं समझ पाते कि अब जैसे मान लीजिए नीता है, अब इसमें गुस्सा भी होगा, मान लो रहेगा, है नहीं मेरे गुस्सा, है ना, गुस्सा भी है या कोई दूसरे भी इमोशन है, जो भी है, तो मेरे एक जन्म के लिए नहीं, मेरे जितने आत्मा के जन्म है अलग अलग पर्सनालिटी के रूप में जो मैं लेकर आ रही हूँ, उसको बिना जागरूकता के आप नहीं समझ सकते। वो अपने लिए बोल रहे ना कि आप अपने में समझ लीजिए, हाँ कविता जी, ऑफ कोर्स कोर ऑफ माई सोल, है ना। तो बिना आप नहीं समझ सकते कि क्या ठीक हो रहा है भाई। आपके में जो भी चीज इमोशन आ रहे हैं, गलत चीजें आ रही हैं, अगर मान लीजिए आप चुगलखोर हैं, यदि आप बहुत कंजूस हैं, तो आप कहाँ से उसको कैरी करके ला रहे हैं, और उसके प्रति आप जब तक अवेयर नहीं होंगे तब तक के आपको आप उसको ठीक नहीं कर सकते।
कई बार हम एक नन बनते हैं, कई बार हम भिखारी बनते हैं, कभी किसी जन्म में एक लड़के में रहते हैं, कभी कुछ अलग अलग। तो हर एक के कुछ कुछ हम गुण लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। तो यदि पिछले जन्मों के कर्मा का डायनामिक्स आप में है, तो बिना अवेयरनेस के अपनी प्रवृत्तियों, रुचियों और विभिन्न स्थितियों में रिएक्शन के तरीकों को आप नहीं समझ सकते। कई लोगों को भीड़ से बहुत डर लगता है, कई लोगों को पानी से बहुत डर लगता है, कुछ खास तरह के लोग अपने को नापसंद आते हैं, जैसे मुझे जो मैनिपुलेशन करते हैं वो बिल्कुल पसंद नहीं आते। कई लोग बचपन में बहुत बीमार पड़ते, तो वो ये कह रहे हैं कि आपको अवेयर होना चाहिए कि ये आपके इस जन्म के लिए कई जन्मों से आप लेके आ रहे हो, पर कोई कारण है। आप जब तक के अवेयर नहीं होंगे, जब तक के ये स्पिरिचुअल साइकोलॉजी को नहीं समझेंगे, तब तक के आप अपने को अपने प्रति जिम्मेदार महसूस नहीं करेंगे, रिस्पॉन्सिबल महसूस नहीं करेंगे। तो जो भी हमारा हीलिंग पावर है वो हमारी चेतना की शक्ति है। वो कहते हैं ढूंढो, सामना करो, जो भी मैंने आपको बताया था ना, ये सब आपको क्या चीज है आपके अंदर, उसका सामना करो साहस के साथ, तभी आप उसको हील कर पाओगे। जैसे मान लीजिए आपका हस्बैंड आपको छोड़ के चला गया, या आप अपने हस्बैंड को छोड़ के आ गए, कुछ भी हो सकता है। पेन है उसमें, सब कुछ है, पर वो कहते हैं कि आपकी सोल ने करुणा से, एक कंपैशन के साथ ये एग्रीमेंट करा होगा उस सोल के साथ, क्योंकि किसी न किसी लाइफ टाइम में आपने ये एक्सपीरियंस किया है, या कभी आपने उसके साथ वैसा ही गलत व्यवहार किया है। तो ऐसी सिचुएशन बनाए हैं कि इस जन्म में आप शादी करेंगे, फिर अलग हो जाएंगे, एक दूसरे को जो भी छोड़ना होना है वो करेंगे। तो ये आपकी दोनों की आत्माएं म्यूचुअल बैलेंसिंग के लिए सहमत हुए हैं। तो यहाँ पे आपको दर्द महसूस करना होगा जिसने है, तो ये पेन आपका मीनिंगफुल है। और ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो करुणामय न हो। आप बोलेंगे आप जो बता रहे हो तो हम पहले से जानते, मैंने कहा ना, कुछ भी ऐसा नया नहीं है जो आप नहीं जानते हैं, पर मुझे स्पिरिचुअल साइकोलॉजी का बताना था कि कैसे एक समझोगे। हर चीज का एक कारण है। वो बताते हैं कि पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स से आप सबसे ज्यादा क्लोज रहते हो, उनसे आप सबसे ज्यादा एनर्जी के बैलेंस करते हो, और आपके अंदर के एनर्जी डायनामिक्स को एक्टिवेट भी वही सबसे ज्यादा करते हैं। जैसे एक एग्जांपल बताऊंगी कि कोई दब्बू है बच्चा, तो वो धीरे धीरे अपने पेरेंट्स के उससे वो अपने टिमिडनेस से, अपने दब्बूपन से बाहर निकलेगा, रिबेलियस होगा, अपनी आवाज उठाएगा, जो भी होगा। वो कहते हैं यहाँ तक कि आप पेरेंट्स आपके एनर्जी डायनामिक्स को एक्टिवेट करते हैं जब वो आपको बचपन में ही छोड़ दिए हों, या आपको एक पेरेंट चला गया हो, जैसे एक डिवोर्सी के बच्चे जो रहेंगे, तो कहते हैं वो भी डायनामिक, वो भी आपका जो पेरेंट आपको जो छोड़ के चला गया, वो भी आपकी एनर्जी के कोई ना कोई एनर्जी डायनामिक्स को एक्टिवेट करता है। अपने कर्म संबंधों के बारे में अवेयर हुए बिना, अपनी आत्मा के अन्य जन्मों के अनुभव को जाने बिना आप अवेकन नहीं हो सकते, और नहीं समझ सकते कि आपकी ये माता पिता या सिबलिंग जो भी आपके रिलेशन है वो क्या बताना चाह रहा है। हम इसको कर्मा में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। मैं सोच रही हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि यदि कोई पेरेंट छोड़ के भी चला जाता है तब भी वो कोई कर्मा का ही एक इफेक्ट रहता है। और सिबलिंग जो है, हमारे भाई बहन है, उनका भी हमारे साथ कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट रहता है। जैसे कई लोग प्रॉपर्टी के लिए लड़ते हैं या छल कपट करते हैं, एक भाई दूसरे भाई की प्रॉपर्टी खा लिया, ये जो भी है हमारे पूरे कर्मा डायनामिक्स का है। तो ये स्पिरिचुअल साइकोलॉजी में वही सब समझा रहे हैं कि आप समझिए कि हर रिश्ता आपको कोई ना कोई चीज के लिए होगा। और इंट्यूशन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है बताइए। हम लोग को मालूम है कि भाई हमारे इससे हमको ज्ञान मिलता है, हमको मल्टी सेंसरी ह्यूमन समझ रहा है ना कि इंट्यूशन की कितनी वैल्यू है, शॉर्ट में बता रही हूँ। और वो अपने इंट्यूशन के प्रति और ज्यादा अवेयर होके अपने स्टेप बाय स्टेप अपनी आत्मा की तरफ जाता है ये इंसान, है ना। पर हमारी जो साइकोलॉजी है वो इंट्यूशन को नहीं मानती। वो भी काय का इंट्यूशन, वो मन है,
वो सिर्फ मन और शरीर और मन के बारे में बताती है साइकोलॉजी, है ना। पर वो कहते हैं इंट्यूशन, आत्मा जो भेज रही है आपको मैसेज, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसीलिए ये जो साइकोलॉजी अभी जो चल रही है वो कंप्लीट नहीं है, न इंट्यूशन न उसके ज्ञान को समझ पाती है। तो स्पिरिचुअल साइकोलॉजी कर्म, पुनर्जन्म, इंट्यूशन, आध्यात्मिकता के बीच के फंक्शनल रिलेशनशिप को समझता है और समझाएगा। यहाँ पे आध्यात्मिक का संबंध, आध्यात्मिकता का संबंध बहुत प्यारा एक डेफिनेशन के रूप में बताइए कि हम लोग को लगता है कि अपने आत्मा के बारे में जानना या हमारे पास इंट्यूशन है, हमको आत्मा भेजती है, ये सब जानना, ये सिर्फ आध्यात्मिकता नहीं है। वो बोलता है यहाँ तक कि सीमित नहीं है। आपकी स्पिरिचुअलिटी आपकी आत्मा की पूरी यात्रा को समाहित करती है। मतलब आपको इतना पास्ट लाइफ, अपनी फ्यूचर लाइफ, इन सब के बारे में आपको जब नॉलेज इकट्ठा करना होगा, वो आपकी स्पिरिचुअलिटी है। जबकि इंट्यूशन सिर्फ आपके आत्मा और आपके टीचर्स जो भेजते हैं उसके बीच का है। मर जाएंगे तो इंट्यूशन चला जाएगा, इंट्यूशन खत्म हो जाएगा यहाँ पे। पर स्पिरिचुअलिटी मतलब आत्मा की अनंत यात्रा, आप उसके प्रति अवेयर हो जाएंगे। जितना आप यहाँ अवेकन होते हैं उतना वहां अवेकन होते हैं। जितनी आप यहाँ बेहोशी से जिएंगे उतनी बेहोशी से वहां पे भी जिएंगे। तो जो स्पिरिचुअल साइकोलॉजी है वो आत्मा के स्वास्थ्य के लिए, हमारे हेल्थ ऑफ सोल के लिए एक डिसिप्लिन और सिस्टमैटिक स्टडी है। जो हम पढ़ रहे हैं ना, वो पूरा स्पिरिचुअल साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। सब बुक्स की जो स्टडी कर रहे हैं वो पूरा है। पर चैप्टर है तो मुझे बताना पड़ता है ना, क्या करेंगे, क्या ये भी काम है। तो कहते हैं कि ये उन व्यवहारों की पहचान कराएगा जो हमारी सोल एनर्जी को डिस्ट्रॉय करते हैं, उसको हार्मोनी में नहीं आने देते हैं। कौन कौन सी नेगेटिविटी है, कितने प्रकार की नेगेटिविटी होती है, आत्मा पे उसका क्या प्रभाव होता है, और कौन सी चीजें हैं जो हमारी आत्मा को चकनाचूर कर देती हैं, जैसे क्रूरता, झूठ बोलना, माफी नहीं करना। ये सब जहर खाने के समान है, आपकी आत्मा को विकृत और नष्ट कर देते हैं। अगर कोई पर्सनालिटी में आपको दिखता है कि वो गलत काम कर रही है, दुखी है, पीड़ित है, क्योंकि जो दुख में रहेगा वही दूसरों को दुखी करेगा ना, तो वो एक कहते हैं कि आप कोई जजमेंट मत करिए, अवॉइड मत करिए, और उसको अगलीनेस के साथ, मतलब अपनी बुराई के साथ उसके साथ व्यवहार मत करिए, उसको हील करने में मदद करिए। आप समझिए कि वो स्प्लिंटर्ड सोल है, वो शैटर्ड सोल है, और वो अपने प्रति अनअवेयर है। पर जैसे कि हम जानते हैं पर्सनालिटी और सोल पूरे समय बात कर रही है, तो वो कहता है क्या आप, गैरी जुकाव कहते हैं, क्या आप जागरूक हैं या नहीं हैं? अगर जागरूक नहीं है और अनअवेयर रहेंगे और अपने नेगेटिव इमोशन के साथ ही बहते चले जाएंगे और अपने हायर सेल्फ की भी उसके प्रति जागरूक नहीं रहेंगे तो आप रिसेप्टिव मोड में रहेंगे, इंट्यूशन और गाइडेंस ले लेंगे। पर अगर नहीं रहेंगे और संसार में ही चलते जा रहे हैं, तो यहाँ पे इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज लिखी है जो बताने के लिए मैंने बताया। हम जब संसार में बहुत डूबते चले जाते हैं, हमारी आत्मा से हमारा संबंध कटते चला जाता है, हमारे कर्मास बढ़ते जाते हैं, तो हमारे पास हमने अपने खुद विकल्प चुने हैं, है ना। भगवान ने नहीं दिया हमको विकल्प, हम खुद बनाते हैं। पैसा कमाने के लिए 10 लोगों की जान चले जाए, सत्ता पाने के लिए पूरा गांव जल जाए, ये सब हम एक्सटर्नल पावर्स के लिए हम सब करते हैं। तो ये हमने खूब सारे ऑप्शन बना के विकल्पों को चुना है। जब हमारा आत्मा से संबंध कट जाता है, हम अपने हायर सेल्फ से भी दूर होते चले जाते हैं, अब इस सोल को अवेकन करना है। तो हमारा एक पैटर्न, बोले अभी जो स्पीशीज है वो एक पैटर्न बना रही है, अपने कर्म का जो पैटर्न है उसको अपनी अवेकनिंग के लिए यूज करना चाह रही है कि मैं अवेकन हूं। तो कैसे अवेकन होंगे? जब वो शक्तिहीन महसूस करेंगे। कब शक्तिहीन महसूस करते हैं? जब हमारा कोई बिलवेड हमको छोड़ के चला जाता है, जब किसी बच्चे की डेथ हो जाती है, जब हस्बैंड की डेथ हो जाए या वाइफ की डेथ हो जाए या एक्सीडेंट हो जाए या बिजनेस में इतना नुकसान हो जाए कि आप बिल्कुल अर्श से फर्श पे गिर पड़ो। जब एकदम पावरलेस हो जाता है आदमी, तब उसको लगता है कि अब क्या करना है। तो वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए ऐसे क्राइसिस बोले
5 सेंसरी ह्यूमन यूज कर रहा है कि ये संकट के क्षणों को वो चूज करता है अपने कर्म के लिए, कर्म के अनुसार। समझ गया आपने, विकल्प चुने, उसने गलत काम करते गए और फिर उसको अवेकन होना है, तो उसका एक कॉन्ट्रैक्ट रहेगा कि ठीक है मैं ऐसे नहीं जगूंगा तो मेरे को बच्चे का नुकसान हो या ऐसा हो, ताकि मेरे अंदर वो अवेकनिंग की चीज आए। अभी स्पीशीज जो हमारी ह्यूमन स्पीशीज है वो ऐसे क्राइसिस को चूज कर रही है, पर ये भगवान दंड नहीं दे रहा है। आप लोग देखेंगे कि बहुत सारे लोग ध्यान से तब जुड़ते हैं जब वो रिलेशनशिप में बहुत दुखी होते हैं, पैसे की बहुत ज्यादा कमी पड़ जाती है, हेल्थ बहुत ज्यादा हो जाती है। मैं खुद बता रही हूँ ना, मेरे तो जब 3 बीमारियां, क्या मेरे को भगवान ने नहीं, मैंने 2 बीमारियां क्रिएट किया है ना। अब बताओ, बीमारियों के नाम भूल रही हूँ, एक्जिमा और नर्व कंप्रेशन। तब भी मैं नहीं जगी। अब मेरी सोल ने बोला अब इसको चाटा मारना, अब ऐसा उसको स्लैप देना है नीता को कि अब ये उठेगी। नीता किससे सबसे ज्यादा डरती है? डायबिटीज। चलो डायबिटीज ही तुरंत अवेकन, तुरंत सीधा ध्यान के रास्ते पे। तो हर आत्मा नहीं, मतलब कई आत्माएं अपनी वो संकट चुनती हैं। स्पिरिचुअल साइकोलॉजी में बताया, इसलिए मैं बता रही हूँ, ताकि वो पावरलेस हो जाए और इस तरफ आ जाए। पर यहाँ पे भी फ्री विल होती है, 2 दिन के बाद कई लोग भाग जाते हैं, देखिए, पर मैं टिकी रही, 8 साल से टिकी हुई हूँ। तो स्पिरिचुअल साइकोलॉजी आपके एक्सपीरियंस को ऑथेंटिक पावर का इशू मानता है, और ये रास्ता अभी हमारी प्रजाति चुन रही है। आत्मा के बारे में ज्यादा लोग अवेयर होते जा रहे हैं और सभी लोग मल्टी सेंसरी ह्यूमन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जल्दी से खत्म करना है इल्यूजन्स, ज्यादा नहीं है बच्चों, मैं बहुत और शॉर्ट, माया एकदम शॉर्ट में मैं बताती हूँ। हाँ, डेथ के बाद कितने लोग आते हैं, डिवोर्स के बाद कितने आते हैं, मेरे नजरों में तो हजारों लोग हैं। क्योंकि ओशो बोलते हैं ना, दुख जगाता है, सुख सुलाता है। जब सुख आता है ना, कोई नहीं जागता, तो दुख बहुत मीनिंगफुल रहता है, और खासकर अभी की स्पीशीज के लिए तो खासकर। और ये एज ऑफ स्पिरिचुअलिटी है ना। तो माया के बारे में इन्होंने बताया कि हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति के साथ हर इंटरेक्शन जो हम किसी भी व्यक्ति के साथ करते हैं वो सतत सीखने का डायनामिक है। पर इसमें इल्यूजन एक हिस्सा होता है। यह आत्मा को समझने में मदद करता है कि क्या हीलिंग करनी है। समझोगे क्यों माया बोल रहा है? माया सीखने का वाहन है। जब हम मर जाते हैं और सब यहाँ पे सब छोड़ के चले जाएंगे, तो स्पिरिट वर्ल्ड में हम जाके अपने इल्यूजन्स को देख सकते हैं, जो पृथ्वी पर नहीं दिख रहा था, कि ये कैसे आता है, कैसे वर्क करता है, कैसे डायनेमिक करता है। अच्छा, इस बेटे के लिए मैंने इतना सब कुछ किया, अच्छा इस हस्बैंड को मैंने प्यार नहीं दिया। ये जो भी माया में है, छोटी छोटी बात में हम गुस्सा होकर नहीं रिश्ते कमजोर कर देते हैं या गलत काम करते हैं। समझ गए होंगे आप लोग, माया बहुत अच्छे से जानते हैं माया क्या है। तो ये माया आप पर जब पावर रखता है, जब वो शक्तिशाली हो जाता है, तब आप याद नहीं रख पाते कि आप एक पावरफुल स्पिरिट हैं, और हर अनुभव आपके जरूरत के कारण ही आपके सामने आया है। जब पर्सनालिटी अपनी इच्छा, वासना और ईगो में इन्वॉल्व रहता है तो ये हावी रहेगा। और जब लव, कंपैशन जो उसकी सोल की क्वालिटी है, क्रिएटिविटी में रहेगा, तो ये पावरफुल नहीं रहेगा, माया दूर होते चले जाएगी। तो यदि आप सोल के साथ अलाइन होते रहेंगे तो आप इसको कमजोर करते जाएंगे और इसकी एनर्जी डायनामिक भी कमजोर होते चले जाएगी। जैसे हम जब यहाँ पे रह रहे हैं ना, तो सिर्फ कर्मा एंड रीइंकार्नेशन के ही अनुसार हम नहीं रह रहे हैं। हम यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा भी संचालित होते हैं। जैसे गुस्से की फ्रीक्वेंसी है, तो जैसे एकदम शॉर्ट में बता रही हूँ, अगर आप गुस्सा करते हैं तो आसपास के लोग आपको गुस्सा दिलाएंगे ही। वो बार बार रिफ्लेक्ट करेंगे, आपको आईना दिखाएंगे कि बेटा तुमको गुस्सा आ रहा है। आप क्या सोचोगे? अनअवेयर रहोगे, अनकॉन्शियस रहोगे, तो सामने वाले मुझे गुस्सा दिला रहे हैं। गुस्सा आपके अंदर है, वो सिर्फ आपको आईना दिखा रहे हैं कि आप गुस्सैल हो, आप फूट पड़ते हो। तो आपके हीलिंग की जरूरत है, क्योंकि यूनिवर्स क्या करता है, बहुत कंपैशनेट है, वो आपके आसपास मिरर खड़े कर देता है। अगर आप ग्रीडी हो तो आपके आसपास के लोग वैसे ही रहेंगे, तो एक ककून बना देता है। बोले
सेम फ्रिक्वेंसी के लोग ही आपके आसपास रहेंगे। तो जब आपके आसपास कोई चीज की अधिकता है तो आप समझना, अगर ग्रीडी लोग हैं या मैनिपुलेशन वाले लोग ज्यादा छल कपट कर रहे हैं, तो समझना कि वो आपके अंदर की एनर्जी है, अपन नेगेटिविटी जिसको बोलते हैं ना, वही है। तो कहते हैं कि वो आपको बता रहा है कि आपको यहाँ पे करना है। पर जैसे पर्सनालिटी अगर मान लो प्यार को चुनती है, प्यार क्या है? सोल की एनर्जी है, और वो डिसाइड करता है कि हर आत्मा को आखिर लव चूज करना पड़ेगा, चाहे वो अनकॉन्शियसली करे या कॉन्शियसली करे। जब इतने बार गुस्सा करेगा, देखेगा मेरी जिंदगी एकदम दुखी होगी। देखिए उसने बहुत अच्छे से समझाया, मैं इतना लंबा नहीं समझा सकती आपको। जब एक गुस्सैल व्यक्ति देखेगा, यार मेरे पूरी लाइफ में दुखी दुख है, सब लोग मुझसे दूर जा रहे हैं, मुझे कोई प्यार नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा है, तो चलो ठीक है, अब मैं पलट जाता हूँ, अब मैं नहीं करता, अब चलो ठीक है मैं प्यार देता हूँ। ये अनकॉन्शियसली वो कर रहा है, उसको नहीं मालूम है कि उसकी सोल उसको क्या गाइड कर रही है। पर अगर कॉन्शियसली करेगा तो बोलेगा नहीं, अब मैं अपना पैटर्न चेंज कर रहा हूं, मैं गुस्सा कर रहा हूं तभी ये सामने वाले लोग मुझे मिरर दिखा रहे हैं, अब मैं इस पैटर्न को चेंज कर रहा हूं। तो अपनी वो सोल के साथ अलाइन होते जाएगा, लव और कंपैशन को चुनेगा, और वो ठीक होगा, है ना, वो पावरफुल बनता जाएगा। तो समझ जाना कि ये सभी नेगेटिव कर्म के लिए बोल रहे हैं ना, सिर्फ मैं गुस्सा और वो चीज बता रही हूँ, ये प्रतिशोध वगैरह वो सब सबके लिए है। अगर अनकॉन्शियसली करोगे तो बहुत सारे एक्सपीरियंस लेने पड़ेंगे, पेन से गुजरना पड़ेगा, और कॉन्शियसली करोगे तो तुरंत आज के आज अपनी लाइफ में आप सुधार लाना शुरू कर सकते हैं। आज मैंने बहुत अच्छा रिवॉल्यूशन और ट्रांसफॉर्मेशन का भेजा है मैसेज पढ़ना। तो आप बोलोगे अब इल्यूजन पढ़ा रही थी नीता मैम, और ये कहाँ से बैठ के बताने लग गई भाई ये नेगेटिव कर्म। तो इसमें इल्यूजन क्या है? तो वो बोलते हैं कि आप बार बार अपने नेगेटिव इमोशन में जाते हो, वही बिहेवियर करते हो, नेगेटिव कर्मा बनाते हो, फिर वही सेम लोग आपके पास आते रहते हैं, आपको बार बार मौका दिया जाता है, आप पहचान ही नहीं पा रहे हो। ये इल्यूजन है, माया है, क्योंकि आप अपने शरीर के तादाद से इतने जुड़ गए हो कि आप अपनी चॉइस को, हाँ बिल्कुल 0% आप ब्लेम करना छोड़ना पड़ेगा आपको। तो वो कहे कि आप निर्णय ही नहीं कर पा रहे हो कि इसको, दोनों जब आपके साथ ये आ रहा है तो दोनों टाइप का आपका हो रहा है, या तो आप इसको रिलीज कर दोगे या बार बार वही करते जाओगे। तो बोलते हैं गैरी जुकॉफ बोलते हैं यही माया है, क्योंकि तुम और दूसरी सोल जो इसमें इन्वॉल्व है समझौता किए हैं पृथ्वी स्कूल पे आके लर्निंग करना, इस डायनामिक्स को हील करने के लिए। तो ये इल्यूजन है, क्योंकि जो भी आप एंगर कर रहे हो, नफरत कर रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, किसी के लिए रिवेंज कर रहे हो, वो सिर्फ पृथ्वी पर है। जैसे आपकी सांस टूटी, आप गए, वहां पर सिर्फ प्यार ही है, वहां सिर्फ वननेस है, वहां कोई नहीं है। यहाँ सासू माँ ने इतनी जोर से चिल्ला दिया, मेरे को बिल्कुल जवाब नहीं देना, आज तो खाना बस मैं बना के रख दूंगी, मतलब कितने छोटे छोटे चीजों की माया है ना। अब हिंदी में, अब वो गैरी जुकाव इतने अच्छे से इल्यूजन नहीं बोला, आप लोग समझ गए होंगे माया का मतलब। हम, मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा घर, मेरा बच्चा, उसी में ही हम सबसे ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। ये माया है ना, जैसे आपकी सांस टूटेगी तो आपके लिए कोई ना बेटा रहेगा, ना पति रहेगा, ना कोई रहेगा, सिर्फ एक आत्मा रहेगी। तो बोलते हैं कि ये आप जब इल्यूजन में रहते हैं तभी आप चुनते हैं कि वो सही है वो गलत है। जजमेंट, है ना, जजमेंट करते रहते हैं, यहाँ ये नहीं करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। पर यदि आप एक सोल कॉन्शियसनेस की तरफ से जाके देखेंगे तो आपको लगेगा कि अच्छा ठीक है, ये सामने वाला मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहा है, उसको वैसे ही विकास करना है। भाई सबकी अपनी अपनी यात्रा है, किसी को फ्लाइट में चिप्स खाते हुए जाना है, किसी को पिज्जा खाते हुए जाना है, सबकी अपनी अपनी चॉइस है ना। तो वो आराम से खाते खाते जा रहा है, अपन थोड़ा जल्दी जल्दी खा के चल रहे हैं आगे। तो जिसको जैसे हीलिंग करना है अपने रास्ते से वो करना करे, तो वो वही कह रहे हैं कि नॉन जजमेंटल जस्टिस, मतलब सामने वाला जो भी कर रहा है, यूनिवर्स बैठा है, करना है तो करेगा, मैं लेट गो कर दूं। हम जो ये सक्सेस, आंसर, फेलवर, ये सब चीजें जो मानते हैं, इल्यूजन, माया, सब समझ रहे हो आप लोग, है ना, सब कॉज एंड इफेक्ट है, आपके जजमेंट है, कुछ भी नहीं है।
जब मृत्यु के बाद जाओगे तो वहां पे सफलता है ना सफलता है, सब एक एक्सपीरियंस है। इस चैप्टर को बताने का सबसे मेन चीज एक था कि एक चीज आप लोग जरूर समझोगे इसमें, तो कैसे पता चलेगा कि इल्यूजन में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने बहुत अच्छा एक पॉइंट बोला जो मुझे बहुत पसंद आया, कि आप जब भी कोई रिस्पॉन्ड करते हैं ना कोई चीज को, तो आप दो चीज में ना, मतलब वो विभेदन की क्षमता, डिसर्नमेंट है ना, आपको आना चाहिए, विवेक बुद्धि आपकी होना चाहिए कि कौन सी जरूरत आपकी आवश्यक है और कौन सी आपकी कृत्रिम जरूरत है। मतलब एक ऑथेंटिक नीड्स होती हैं और एक आर्टिफिशियल नीड्स होती हैं। जो कौन सी जरूरतें हैं, जैसे कोई जो अपनी प्रेस्टीज को बढ़ाने के लिए है, या दूसरे को कंट्रोल करने के लिए, कुछ स्पेशल दिखाने के लिए, किसी को अटेंशन पाने के लिए है, छल कपट करने के लिए है, ये जो भी चीजें हैं ये सब आपकी आर्टिफिशियल नीड है। आप विभेदन करने की समझिए कि वहां पे आपको कैसे रिस्पॉन्ड करना है। वो कह रहे हैं जैसे मान लीजिए आपका पड़ोसी हल्ला कर रहा है, तो क्या वो आप तुरंत जाके उसको चिल्लाने लग रहे हैं, पड़ोसी हल्ला कर, तो क्या वो वाकई आपकी सोल की नीड है? क्या आपकी आत्मा का विकास हो रहा है उसके हल्ला करने से, कि आपकी खुद की है कि भैया हल्ला मत करो, मुझे शांति से रहने दो। रोड में इतनी ट्रैफिक आ जा रही है, आप लोग खींच मारते हो ना, इतनी ट्रैफिक है, इतना इतना हल्ला हो रहा है, इतनी साउंड पोल्यूशन है। ये सब जो हम इरिटेट होते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, हम जो अपने मन की, मतलब समझ गए होंगे कि जो पर्सनालिटी अपने मन की करना चाहता है वो सारी की सारी आर्टिफिशियल नीड है। आपकी ऑथेंटिक नीड सिर्फ 3-4 है। आप भेद करना सीखिए। एक तो है कि प्यार पाना और प्यार करने की जरूरत, मतलब आपको प्यार देना है और प्यार पाना है, ये आपकी जरूरत है। क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करने की जरूरत है। क्रिएटिविटी को मैं बार बार कहूंगी कि आप लोग ये मत सोचना कि पेंटिंग और सिंगिंग और स्पिरिचुअल सर्विस जो कर रहे हैं वही लोग क्रिएटर है, नहीं, सभी लोग। अगर एक होम मेकर है तो वो अपने घर को रख रही है साफ सुथरा, अपने बच्चों को संभाल रही है, खाना बना रही है, हमारे हर काम में, इवन हम जब कुकिंग करते हैं वो भी हमारी क्रिएटिविटी का पार्ट है। तो यदि कोई होम मेकर है तो भी वो अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस कर रहा है, तो वो वहां पे वो आपकी ऑथेंटिक नीड है, आपकी है ना, क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करना और अपनी पर्सनालिटी को सोल के साथ अलाइन करना आपकी ऑथेंटिक नीड है, और ये होना चाहिए। आपको कॉन्शियसली उसमें काम करना है ताकि सोल का इवोल्यूशन हो सके। और थर्ड उन्होंने कहा है कि अपने नॉन फिजिकल टीचर्स के मार्गदर्शन और ज्ञान की आवश्यकता हमारी ऑथेंटिक नीड है। जो भी आर्टिफिशियल नीड होती है वो सारे नेगेटिव कर्मा बनाती है और वही ऑब्स्टिकल है। ये कहते हैं कि आर्टिफिशियल नीड सबसे ज्यादा अगर आप देखते हैं तो अपने परिवार में, अपनी शादीशुदा लाइफ में आप टटोल के देखिएगा कि कितने बार आपने अपनी इस आर्टिफिशियल नीड के लिए अपने स्पाउस को तंग किया है या मैनिपुलेट किया है या जो भी किया है। और जो ऑथेंटिक नीड होता है वो कहते हैं कि यूनिवर्स आपको हमेशा उसकी पूर्ति करता है, जो भी चीज आपको चाहिए वो उसकी पूर्ति करता है। सोल के अलाइनमेंट के लिए आपको ऐसे एक्सपीरियंस लाके देगा जो आपको सोल की तरफ लेके जाएंगे, आपको रिफ्लेक्शन के द्वारा दिखाएंगे। आप याद करिए, गैरी जैकब बोलता कि कितने बार आपको चांस दिया गया प्यार पाने और प्यार देने के लिए अवसर दिया गया और कितने बार आपने इसको गंवाया है। मैं आपको कहती हूँ ना कि जैसे छोटी छोटी लड़ाइयों में हस्बैंड वाइफ बात करना छोड़ देते हैं, बच्चों से नाराज हो जाते हैं, तो आप ये सोचिए कि जब चले जाएंगे उस दुनिया से और वहां पे जब अपनी लाइफ का मूवी देखेंगे, तब आपको कैसा लगेगा कि अरे यार ये इतना बुरा नहीं था, प्यार कर देना था, अच्छे से प्यार देना था, मेरी सास भी इतनी बुरी नहीं थी, देखो कितना ख्याल तो रखती थी, थोड़ा सा चिल्ला देती थी वो तो भाई उसका पैटर्न था, इतनी लंबी यात्रा करके आई है, पता नहीं कौन कौन से जन्म में, थोड़ा चिल्ला दी तो थोड़ा सहन कर लेना था। या बच्चे लोगों ने आपको नहीं प्यार दिया तो आप नाराज होकर उनको प्यार नहीं देते, तब वहां पे जाके आपको लगेगा कि मेरा ही कर्म था, अगर मैं अपने बच्चों से प्यार वापस नहीं पा पाई तो जरूर मेरा ही कोई किया धरा था, वो आप देख लोगे, है ना। तब वहां पे आपको रिग्रेट होगा कि आपने उसको प्यार नहीं दिया। इसीलिए बोलती हूँ कि एक अवसर भी नहीं खोना चाहिए, किसी को प्यार देने के लिए मौका को गंवाना नहीं है।
लास्ट सेकंड चैप्टर पावर। पावरफुल आदमी क्या हम सोचते हैं कि जो दूसरों पर नियंत्रण करता है, अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकता है, कितना कितना उसके पास पैसा है, कितनी ब्यूटीफुल उसकी वाइफ है, बहुत 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 सारी चीजें हैं जिसको आप अपन बोलते हैं ना बहुत शक्तिशाली है, कितना उसका रहने दीजिए। तो जितना भी हमारा पावर का है ना, ये सब जो हम बता रहे हैं ये सारे एक्सटर्नल पावर हैं, वो पैदा कहाँ से होते हैं? फियर से। पर समय परिस्थिति के अनुसार ये सारी चीजें आपसे छीन ली जाएंगी। पावर वो एनर्जी है जो आपके सोल के इंटेंशन से बनती है। ये लव कंपैशन के द्वारा लाइट से, लाइट को शेप की जाती है। ये जो पावर है वो आपकी आत्मा के लक्ष्य पूरे करता है और पर्सनालिटी का भी विकास होता है। यदि मैं अपना सोल का इवोल्यूशन के लिए काम करूंगी तो नीता की पर्सनालिटी भी अच्छी होती चले जाएगी, है ना, दोनों काम होते रहते हैं। इसका अर्थ क्या है बोले तो उन्होंने कहा कि लगातार एक्सचेंज करते हैं हम, दो सोल जब भी रिश्ता करेंगे या बातचीत करेंगे, इंटरेक्शन जिसको बोलते हैं, हमेशा एनर्जी को एक्सचेंज करते रहते हैं। पर जब पर्सनालिटी विभाजित है, स्प्लिंटर्ड है, तो उसकी एनर्जी सब जगह बह रही है। एक जा रहा है, अरे मेरी कहीं जॉब न चले जाए, फिर दूसरा उसका पार्ट जा रहा है, अरे बाप रे मेरा रिलेशनशिप उतना अच्छा नहीं चल रहा है, वो न टूट जाए, फिर तीसरा चल रहा है, उसके ऑफिस में जो कोवर्कर है वो बहुत तंग कर रहा है। उसकी जो लाइट है, जो उसकी एनर्जी है, वो सब जगह बट रही है, एक जगह नहीं जा रही है। तो वो ऐसा आदमी एम्पावर्ड है, अशक्त है। और जब एनर्जी आपकी सब जगह बटेगी, है ना, सब जगह में, तो वो कहता है कि आपका शरीर का वो भाग, बहुत प्यारा यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि शरीर का वो भाग आपको दर्द या डिस्कम्फर्ट भी महसूस कराता है। आप कई बार इसको आजमा के देखिएगा, मैंने बहुत बहुत बार आजमाया, बहुत बार, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि ये पावर ऑफ लॉस, पावर का लॉस कर रही हूं मैं, मुझे समझ में नहीं आता था क्यों होता है। उन्होंने कहा कि जब भी आपकी एनर्जी जाएगी ना बाहर आपके शरीर से, तो आपको दर्द होएगा। आप कैसे करोगे? जैसे मान लीजिए आपको बहुत चिंता हो रही है कि घर का खर्चा कैसे चलेगा, पैसों का प्रॉब्लम है, उतना पैसा नहीं है, या कोई इमोशनली आपको हर्ट कर दिया है, आपको हार्म किया है, तो आप दुखी है। तो उस समय जो हमारा जो डर का रहता है या फियर का और चिंता का जो रहता है, उस समय आपका नाभि क्षेत्र सबसे ज्यादा कमजोर होता है। आपके पेट में दर्द हो सकता है, एरिया ऑफ सोलर प्लेक्सस, वहां पे दर्द होगा, क्योंकि इस समय आपके शरीर के उस क्षेत्र में जो एनर्जी सेंटर है उसके माध्यम से आपका पावर बाहर निकल रहा है। ये उसके पावर बाहर निकलने का अनुभव है, क्योंकि उसका प्रभाव शरीर के आसपास के हिस्सों को भी प्रभावित कर रहा है। जो बहुत आदमी डर जाता है, जैसे मेरे दो रिलेटिव हैं बहुत क्लोज, जिनको मैंने देखा है कि वो जरा सा भी डर जाते हैं तो उनको लूज मोशंस हो जाते हैं। और मैं उनको बोलती हूँ कि ओशो ने भी कहा है कि डर सबसे पहले नाभि क्षेत्र में ही चोट करता है। तो वो यही बता रहे हैं कि आपकी पावर लॉस हो रही है। आप पावर के बारे में सुन रहे हैं ना, तो पावर आप कहाँ कहाँ से लॉस कर रहे हैं, आप कई बार आपकी बॉडी आपको बताती है, आप देखिए। और जब आप डरते हैं प्यार को एक्सप्रेस करने में, या दूसरे से प्यार आपको नहीं मिलता है, तो आपको चेस्ट रीजन में बहुत पेन होता है, क्योंकि वो दिल के आसपास आपको परेशानियां, दर्द का अनुभव होगा, क्योंकि यहां से फियर या डिस्ट्रस्ट, अविश्वास कर रहे हो। तो वो पावर लॉस का अनुभव करता है। तो जब आपका कोई साथी या बच्चा या कोई प्रिय व्यक्ति जिसको आप खो देते हो, उसकी मृत्यु हो जाती है या वो आपको छोड़ के चला जाता है, तो आपको हार्ट के आसपास ही दर्द होता रहता है। ये लॉस ऑफ पावर है, आप इसको समझिए। और यदि ये दर्द पुराना रहा और तीव्र शक्ति का रहा, तो वो अल्सर का रूप भी नहीं, सॉरी, जब फियर एंड पेट के दर्द का था ना, जब हम डरते हैं, चिंता करते हैं, सोलर प्लेक्सस में होता है और हमेशा हम डरते रहते हैं, तो उस समय अल्सर हो सकता है पेट में। पर जब आप किसी से प्यार नहीं पाते हैं, या आप जिसको प्यार करते हैं वो चला जाता है आपको छोड़ के, जब उसका दर्द आपके पास बहुत टाइम तक के रहेगा, एक्यूट होते जाएगा, तब वो हार्ट अटैक बनाता है।
समझ गया? अगर वो फियर का है तो आपका सर्वाइवल वगैरह का, तो वो आपके सोलर प्लेक्सस में अल्सर बनाएगा। पर यदि आप जिसको प्यार करते हो और आप रोते ही रहो उसके लिए पूरे समय, तो आपको हार्ट अटैक आएगा। बोले ये जो बोलते हैं ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, ब्लड में ये हो गया है, ये बोले सब सेकेंडरी चीजें हैं। फैक्ट क्या है कि आप उस दर्द को अपने दिल में संभाल के रखिए। इसीलिए कहते हैं कि कोई चला भी जाए, कुछ आपके साथ लाइफ में कुछ घट भी रहा है या किसी की मृत्यु भी हो जाए, तो उसके दुख को पकड़ के नहीं रखना है आपको, नहीं तो आपकी बॉडी ही डैमेज करते हो। तो जितने निगेटिव इमोशन है हम अपने पावर को लूज कर लेते हैं। तो वो कहते हैं कि अपने दर्द के कारण को पहचानो, अपने इमोशन को सप्रेस मत करो। दुख हो रहा है तो बिल्कुल उसको फील करो और जानो कि वो दुख क्यों हो रहा है। क्या मेरे को अकेलेपन से डर लग रहा है कि वो मुझे छोड़ के चला गया, या जो भी कारण होगा, आप अपने इमोशन को समझिए और उसको उसकी अवहेलना बिल्कुल मत करिए अपने इमोशन की। कई लोग कहते हैं नहीं 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 हम तो बहुत खुश हैं, हमको कोई पेन नहीं है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है। हमेशा बोलते हैं ना, एक्नॉलेज करिए, एम्ब्रेस करिए। तो उन्होंने कहा कि अपनी एनर्जी सिस्टम को आप स्टेबल बना के रखिए, ताकि आप कॉन्शियसली अपनी लाइट को अपने इंटेंशन और फोकस के द्वारा एक तरफ ले जा सके। अगर आप कॉन्शियसली करेंगे तो आप अपनी एनर्जी को लव और ट्रस्ट की तरफ ही रिलीज करेंगे। करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑथेंटिक एम्पावर्ड ह्यूमन बीइंग, फटाफट बता दे रही हूँ, बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ। वो आदमी बहुत हम्बल रहेगा, कोई दिखावा नहीं करेगा, कोई झुटी हुई नम्रता नहीं रहेगी। वो सबको समान रूप से चाहेगा, सबको प्यार करेगा और किसी से वो यूनिवर्स से भी वो ज्यादा नहीं मांगता। जो उसको चाहिए उसको यूनिवर्स दे देता है। उसके पास सिर्फ ऑथेंटिक नीड रहती है ना, कोई आर्टिफिशियल नीड नहीं रहती है। वो कोई दिखावे की जिंदगी नहीं जीता और एक्सटर्नल पावर की उसको जरूरत नहीं पड़ती। पर इसका अर्थ ये नहीं कि वो जो करता है तो उसमें वो गर्व महसूस ना करे या अपने एफर्ट्स में ध्यान न दे। पर उसके लिए कंपटीशन नहीं रहता। कंपटीशन किसके लिए रहता है? पर्सनालिटी के लिए। पर ये बिना अपेक्षा के, बिना कोई एक्सपेक्टेशन के अपने पास जो भी है वो गिविंग, मतलब जॉय ऑफ गिविंग के लिए करता है। तो पहला है उसका हम्बल, विनम्र रहेगा, दिखावे का नहीं, रिवरेंट रहेगा, मतलब वही हम्बल में ही आ गया। ये सब पॉइंट्स है, मैं इतना जल्दी नहीं बोल पाऊंगी, तो वो सब उसमें आ गया। दूसरा फॉरगिवनेस, यहाँ पे एक चीज जरूर सुनना आप लोग। हम लोग माफ करना पूरे समय बोलते हैं, माफी देना चाहिए। वो कहता है कि जो ऑथेंटिक एम्पावर रहेगा ना, ये उसके लिए नैतिकता की बात नहीं होगी, उसकी एनर्जी डायनेमिक ही है कि वो सबको माफ करता चला जाएगा। क्योंकि अधिकांश लोग जब माफ कर देते हैं ना, तो वो सामने वाले को याद दिलाते हैं कि तुमने ऐसा किया था ना मेरे साथ, देखो मैंने तुमको माफ कर दिया। वो याद दिलाना चाहते हैं बार बार कि सामने वाला भूल मत जाए कि मैंने उसको 5 बार माफ किया या 6 बार माफ किया। तो बोले ये भी आपका एक्सटर्नल पावर लेने का एक तरीका है। कितने सटल तरीके होते हैं ना हम लोगों के, चतुर लोगों के। तो उन्होंने कहा तभी भी आप धोखा दे रहे हो, आप माफ नहीं कर रहे हो। माफ करने का अर्थ है कि आप किसी भी चीज को, एक्सपीरियंस को पकड़ के ही नहीं रख रहे हो। जो भी आप लोगों के बीच में गलत हुआ है, एक दूसरे के साथ गलत किए हैं, तो दूसरे को आप ब्लेम नहीं देते, कोई भी कंप्लेन नहीं करते। कंप्लेन करना वही कंप्लेन नहीं करते, और कंप्लेन करना वही डायनेमिक है जैसा कि आप चाहते हैं कि कोई आपके दुख का जिम्मेदार है और आपकी चीजों को वो ठीक करे। एक बहुत अच्छा सेंटेंस लिखा है कि कंप्लेन करना मैनिपुलेशन है। बहुत प्यारा, वो बहुत अच्छे से लिखा था, मैंने पूरा नहीं बताऊंगी। एक मैनिपुलेशन है। आपको समझना चाहिए कि जो भी आप लोगों के बीच में हुआ है, दुख का आदान प्रदान, एक ने गंदा बोला, दूसरे ने भी गंदा बोला, तो अपन माफ कर देते ना कि ठीक है गंदा बोला। तो आप समझिए कि ये शेयरिंग है। आपने वो परिस्थिति को चुना था उस समय और उसने गलत किया। अब आपको क्या करना है, उसको कैसे रिस्पॉन्स देना है। आप जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो और समझते हो कि ये हमने साझा किया है, तो वो बिल्कुल फॉरगिवनेस के समान ही है। जिम्मेदारी लेना मतलब फॉरगिव कर देना। और जब भी आप किसी को ब्लेम देते हो तो आप बहुत ज्यादा पावर को लूज करते हो। तो कोई भी जजमेंट मत करो, अपने को भी माफ करो, सामने वाले को भी माफ कर दो, और कोई भी नेगेटिव एक्सपीरियंस को क्लिंगिंग के द्वारा पकड़ के मत रखो। और रिग्रेट करने के लिए उन्होंने साफ मना किया है कि वो डबल नेगेटिविटी है।
कोई भी गलती आपने कर ली है तो आप समझिए कि वो मिस्टेक थी और अनुभव था वो मेरा, और मैं इससे सीख रहा हूँ, अब उसको मैं दोहराऊंगा नहीं, पर रिग्रेट मत करिएगा और रिस्पॉन्सिबल कॉन्शियसली आप करिएगा। फिर तीसरा जो उसका, हाँ, ऑथेंटिक एम्पावर्ड ह्यूमन बीइंग का कैरेक्टरिस्टिक है वो क्लैरिटी है। उसके पास इतनी स्पष्टता होती है कि वो सब चीजें स्पष्ट रूप से देख सकता है, क्योंकि स्पष्टता उसके ज्ञान के द्वारा उसको मिल रही है कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ कर्मा का में गुड कर्मा के लिए जा रहेगा कि बैड कर्मा के लिए, और अपने हर एक्सपीरियंस को लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है और किसी को भी जज नहीं करता। और एकदम क्लियर बता दे रही हूँ कि जब आप जो क्लैरिटी में रहता है तो उसकी फियर चली जाती है। तो जैसे मान लीजिए आपके ऑथेंटिक एम्पावर्ड हुआ और वो क्लैरिटी देख पाएगा, तो वो अपने एडिक्शन को भी देख पाएगा और एडिक्शन को वो रिलीज करने में बहुत अच्छे से अपना काम करेगा। फिर चौथा पॉइंट बताया कि वो लव एनर्जी में रहता है। प्रेम आत्मा की ऊर्जा है, प्यार वह है जो पर्सनालिटी को ठीक करता है। ऐसा कुछ भी नहीं है इस दुनिया में जो प्यार से ठीक नहीं किया जा सकता, प्यार के सिवा कुछ भी नहीं है। मैं इतने मैसेज भेजती हूँ, प्यार के क्यों भेजती हूँ, मेरे को ना एक ने भेजा कि हाय भाभी जी, आपके इतने लव मैसेजेस देख के मैं सोचता हूँ कि आपके हस्बैंड कितने लकी होंगे। मेरी फ्रेंड है, बहुत प्यारे से, छोटे मेरे भाई के समान है, बोलते हैं भैया कितने लकी होंगे ना। मैं सोची कि कैसे सोच रहे हो कि अगर मैं कोई लव के मैसेजेस भेजती हूँ तो क्या मेरा प्यार इतना संकीर्ण दिखता है आपको, जो मेरे सिर्फ परिवार के लिए और मेरे हस्बैंड के लिए है। मेरा प्यार सबके लिए है, ऐसा नहीं है। अगर मैं लव एनर्जी के इतने मैसेज भेजती हूँ तो इसलिए भेजती हूँ क्योंकि मैं उसी में ही डूबी रहती हूँ। तो इसके प्यार के सिवा कुछ नहीं है। प्रेम आपकी एक्टिव फोर्स है, आत्मा की शक्ति है। ये आपके में हार्मनी लाता है और दूसरों की भलाई के लिए आपको सक्रिय इंटरेस्ट आप में लाता है। ये चिंता और देखभाल कराता है, लाइट लाता है, ये पर्सनालिटी की चिंताओं को दूर कर देता है। जब प्यार की एनर्जी में रहते तो कोई चिंता नहीं रहती, जो हो रहा है होने दो। लव और पावर के बीच में संबंध है। जब आप लव की एनर्जी में रहेंगे तो कभी भी क्रुएलिटी नहीं कर सकते, वायलेंस नहीं कर सकते। प्रेम देने और प्राप्त करने का अनुभव, प्रेम पूर्ण जीवन जीने का अनुभव पर्सनालिटी को, जैसे प्रेम में जो रहेगा ना वो अपनी पूरी पर्सनालिटी को फुलफिल कर लेता है वो। और अगर हम देखते हैं जो सेक्सुअली एडिक्शन के लोग होते हैं तो वो गैरी चुकाव कहते हैं वो भी एक सटल रूप से प्यार की ही तलाश में जा रहा है। तो प्यार आपको दूसरों के लिए कंसर्न करता है, दूसरा का आप दुरुपयोग नहीं कर सकते, डोमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको एक्सटर्नल पावर की जरूरत नहीं रहती ना। जब आप प्यार से भरे रहते हैं तो कोई एम्प्टीनेस नहीं होती। एम्प्टी लोग ही दूसरों को हावी करके करते हैं। तो जो लविंग पर्सनालिटी रहेगी वो कंट्रोल नहीं करेगा, डोमिनेट नहीं करेगा, बल्कि प्यार को नर्चर करेगा, सामने वाले को एम्पावर करेगा। तो 4 पॉइंट बताए, हम्बलनेस, फॉरगिवनेस, क्लैरिटी और लव हमारे डायनेमिक्स है ऑथेंटिक पावर के। लास्ट चैप्टर 5 मिनट में, बहुत प्यारा चैप्टर है ट्रस्ट। इसके साथ मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताऊंगी कि ट्रस्ट करने से, जैसे कई लोगों को फियर होता है ना, मैं अभी तो मौन में जाऊंगी, मौन से आने के बाद मैं सबसे पहला वाला एक सेशन लूंगी फियर के ऊपर, क्योंकि इस बुक में फियर के ऊपर बहुत लिखा है और मेरे पास एक और बुक है उसमें फियर के ऊपर है, और मेरे पास ना ये क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि मैं खुद भी थोड़ा समझूं। तो ट्रस्ट क्या है? फियर का ऑपोजिट है। जब आपको अपने में से डर की एनर्जी को कम करना है तो आपको ट्रस्ट को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये ट्रस्ट चैप्टर बहुत ही प्यारा है इनका, जितना हो पाएगा मैं बताऊंगी कि आप जब पृथ्वी पर आते हैं तो कुछ कार्य करने के लक्ष्य के साथ आते हैं। यूनिवर्स के साथ आपका एक एग्रीमेंट होता है, एक सीक्रेट समझौता होता है, और तभी आप आते हैं। और यहाँ पर जब आप कर्म का बैलेंस करते हैं, एनर्जी का बैलेंस करते हैं, पर इसके साथ ही आप अपनी एक कोई यूनिकनेस, अपनी कोई विशेषता भी छोड़ के जाते हैं इस पृथ्वी से। हर एक अपने अपने सोल टास्क लेके आता है। जैसे राइटिंग के माध्यम से कई लोग अवेयरनेस फैलाएंगे, कई लोग सिर्फ परिवार का पालन पोषण करने के लिए आएंगे, कई लोग समाज सेवा के लिए आएंगे, कई लोग आध्यात्मिक सेवा के लिए आएंगे। सबके अपने अपने टास्क रहते हैं।
और आपके जीवन के सभी अनुभव, जो भी एक्सपीरियंस इवेंट आपके सामने आएंगे, वो आपके भीतर उस एग्रीमेंट की स्मृति को जगाने के लिए और पूरा करने के लिए तैयार करने का काम करते हैं। मैं बाद में अपना बताऊंगी, ठीक है। तो जो डिसएम्पावर्ड होते हैं ना, जो अशक्त लोग रहते हैं, वो अपने आत्मा के कार्य को पूरा नहीं कर सकते हैं। वो अपने सुख को संसारिक सुखों की तरफ भागकर पूरा करना चाहेगा। कितने भी संसारिक सुख, कितने भी बिल्डिंग बना लेगा, कितने भी पैसे इकट्ठा कर लेगा, पर वो संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर एक खालीपन रहेगा जो उसकी आत्मा की ऊर्जा से ही भरा जा सकता है। उसको आत्मा की ऊर्जा की भूख रहेगी, बोलते हैं ना, कुछ मिसिंग रहता है। इसीलिए और जब कोई पर्सनालिटी अपने आत्मा के कार्य को पूरा करती है तो वो एकदम संतुष्ट रहेगी। इसी को ही चाहे ऑथेंटिक एम्पावरमेंट बोलो या आत्मा के कार्य, दोनों बराबर हैं। जैसे मान लीजिए मैं आत्मा का कार्य कर रही हूँ तो मैं एम्पावर्ड हूँ, ऑथेंटिक एम्पावर्ड हूँ, ऐसा दोनों एक बराबर है। जब हम पैदा होते हैं तो हमारे को ब्रह्मांड, हमारी जो स्मृति है, उसको एकदम नरम कर देता है। जब हम पैदा होते हैं तो हमारे जो भी समझौते होते हैं उसकी स्मृति नरम हो जाती है, निष्क्रिय हो जाती है। हम उन अनुभवों की प्रतीक्षा करते हैं जो इसको सक्रिय करेंगे। अब अपने आप सोल टास्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप कैसे महसूस करेंगे? जैसे कोई घर संभाल रहा तो वो बोलेगा मैं कैसे पहचानूं कि मैं सोल टास्क है मेरा, या मैं सर्विस कर रही तो मैं कैसे पहचानूंगी? तो उन्होंने कहा है कि आपका जब अंतरतम मतलब डीपेस्ट कोर व्यस्त हो जाता है, जो भी आप कार्य कर रहे हो, जो भी आपकी एक्टिविटीज हैं, एक्शंस हैं, संतुष्टि मिलती है, आपकी हर काम आपके उद्देश्य पूर्ण हो जाते हैं, आपकी लाइफ एकदम मीनिंगफुल हो जाती है। और जब वो अपने लिए और दूसरों के लिए भी सेवा करने के लिए काम करता है, फिर चाहे परिवार ही क्यों ना हो ना, दूसरों की मतलब मैं सोचना सब लोगों की, मतलब मैं होम मेकर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोग को बताना चाह रही हूँ कि जब उसका काम स्वयं और दूसरों की सेवा के लिए करता है, और जब वो भीतर थकता ही नहीं, उसको एक स्वीट सेटिस्फैक्शन होती है अपनी लाइफ से, अपने काम से, तब वो पर्सनालिटी अपने आत्मा का कार्य में लगा हुआ है, वो प्रफुल्लित रहता है, कोई नेगेटिविटी का बोझ नहीं रहता, ना उसके में कोई फियर रहता है। उसकी लाइफ का एक पर्पसफुलनेस रहेगी और मीनिंग रहेगी, और समझ गया, वो जो खुश रहता है अपने काम में। यदि आप अपने घर परिवार में बहुत खुश हैं, आपको खाना बनाना, घर की देखभाल करना, अपने बच्चों को बड़ा करना बहुत खुशी मिलती है, तो अभी उस मोमेंट में आपका टास्क वही है, सोल का टास्क। वो बोलता है बस उसी से ही पहचानना है। तो हम अपने पेरेंट्स के साथ और अपने जो इंटीमेट लोगों के साथ, बहुत लोगों के साथ हम इंटरेक्शन करते हैं, अपने लाइफ को शेयर करते हैं, एक दूसरे को मदद करते हैं कि अपनी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कि तुम क्या हो और क्या करने आए हो। तो जब भी आपकी लाइफ में कोई पेन आता है, कोई एक्सपीरियंस जो आपको निराश कर देता है, कोई एडिक्शन या जो एंजाइटी होती है ना, भविष्य में क्या होगा, ये जो भी है, वो अवेयरनेस के डोर है। और प्रत्येक आपको इल्यूजन्स के पार देखने का अवसर दिखाते हैं। मतलब माया के बाहर जाके आप देखो कि हर एक चीज का कोई ना कोई अर्थ है। ये बैकग्राउंड बना रहा है ना ट्रस्ट का, इसलिए देखिए जब आप चैप्टर पढ़ते हैं ना तो आप समझ जाते हैं, पर जब आप बोलते हैं ना तो सामने वाले को बताना पड़ता है। तो हर सिचुएशन, हर परिस्थिति हमारे हमारे भले के लिए बिल्कुल परफेक्ट टाइम में आती है। सभी को हमको ज्ञान के द्वारा सीख कर चूज करना है, और समझना है कि हर एक के पीछे हमारे पास डर की एनर्जी है। क्योंकि मैंने बताया था ना कि जब ह्यूमन इवोल्यूशन हो रहा था तब डर की एनर्जी हमारे पास रहती है। अब यहाँ पे आपको साहस करना है ताकि वो पर तुरंत गायब नहीं होगा डर। साहस करेंगे तो ऐसे नहीं कि आज साहस किए कल चला गया डर। आप अपने आप को याद दिलाएं कि आप सपोर्टेड हैं, अकेले नहीं हैं। ये ट्रस्ट इसीलिए बोल रहे हैं ना कि हमारे को हर सिचुएशन में इनसिक्योरिटी, एंजाइटी, ये सब चीजें होती है। तो वो कहता है कि आप पूरे समय अपने आप को याद दिलाते रहो, जो ये इतना लंबा
बताए कि आप सपोर्टेड हैं, आपके पास नॉन फिजिकल टीचर्स हैं, गाइड्स की कंपनी में आप रहते हैं, अगर आप मांगेंगे तो उनकी गाइडेंस मिलेगी। और शांत मन से आप सुने, अपने आप को व्यस्तता से थोड़ा सा दूर करके थोड़ी देर आप शांत होकर मन में बैठे, अगर आपको लग रहा है तो वो बकायदा आपको गाइडेंस के रूप में आपके लाइफ को सुव्यवस्थित करने के लिए थॉट और उन सब पे आपको मैसेज भेजेंगे। तो ट्रस्ट के लिए उन्होंने कहा कि आप ट्रस्ट करिए इस पूरे यूनिवर्स पे, अपने आप पे तो करना है, क्योंकि आपकी आत्मा ने आपकी पर्सनालिटी को चूज करके यहाँ पे भेजा है। तो आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी उसने सोच के रखे हैं कि आप कहाँ से पैसा कमाएंगे, कितना कमाना है, और यदि नहीं कमा रहे हैं, पैसे की तंगी है, तो वो भी आपकी कोई कर्म का बैलेंस है। हर चीज हमारा प्री प्लान्ड है, हर चीज हमारा गाइडेड है, हम सपोर्टेड है। तो अपने पे तो भरोसा करना है कि मेरे में एक मैं स्पिरिट हूं, मेरे पास बहुत क्षमता है अपने थॉट पावर की। दूसरा, ब्रह्मांड पे आप भरोसा करिए कि जो भी परिस्थिति है अभी आपके लिए वो सर्वोत्तम है आपके लिए। वो कहते हैं ना, वॉट एवर हैपेंस हैपेंस फॉर द गुड, बिल्कुल बिल्कुल सही है। और सब छोड़ दीजिए अपने हायर सेल्फ को, उसको पूरा करने दीजिए काम। गैरी जुकाव यहाँ पे बोलते हैं कि अगर आप, जैसे मैं आप लोग को बोलता हूँ कि इंटेंशन आप अच्छा करिए, है ना, डिजायर अच्छी करनी है, इंटेंशन संकल्प अच्छा करना है, अपना थॉट फॉर्म को एक ही तरफ अच्छी जगह लेके जाना है, मेडिटेशन भी करना बहुत अच्छा है। पर वो बोलते हैं प्रेयर करो। प्रेयर आपके लिए एक क्या है, एक रिलेशनशिप है डिवाइन इंटेलिजेंस के साथ। तो आपको प्रेयर करना जरूरी है, आपको बात करनी है उस ईश्वर से, पूछना है, और पूछेंगे तभी आपको मिलेगा, और विश्वास भी करना है, क्योंकि जो भी आपकी जिंदगी में हो रहा है वो एग्रीमेंट के कारण ही हो रहा है। मेडिटेशन और प्रेयर, इसके द्वारा आप बिल्कुल कहिए कि मैं गाइडेंस और सपोर्ट चाहता हूं। तो जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप इन्वोक करते हैं उस डिवाइन इंटेलिजेंस को, तो आपको ग्रेस मिलता है। ग्रेस मतलब अनुग्रह, कृपा मिलती है उसकी, तो है वो आपको काम करती है। आपको कोई भी परिस्थिति होगी, आपको काम करिए। और वो जो कामनेस है, वो जो ग्रेस है, सिर्फ आपको काम ही नहीं करता, वो इतना प्यारा लिखे हैं कि वो कामनेस के साथ साथ आपके अंदर एक नोइंगनेस डालता है। एक आप जानते हैं, अंदर से आप जानेंगे कि जो भी हो रहा है मेरे लिए इस वर्तमान क्षण में इसकी जरूरत थी, चाहे मैं कॉन्शियसली नहीं जान रहा हूं, पर इसकी जरूरत थी, तभी ये परिस्थिति, ये व्यक्ति मेरी लाइफ में आया है। ये ग्रेस का बहुत ही प्यारा उन्होंने पॉइंट बोला। और जैसे आप जानेंगे कि ये आपके लिए जरूरी था, तो आप रिलैक्स हो जाएंगे उस वर्तमान क्षण में, फिर आप फ्यूचर के लिए टेंशन नहीं करेंगे। वो कहते हैं फ्यूचर के लिए आप अच्छे इंटेंशन करिए, पर क्या होगा, होगा कि नहीं, वो छोड़ दिया तो कैसे चलेगा, पैसे चले गए तो कैसे करूंगा, वो आपको चिंता नहीं करनी है। आपको ट्रस्ट करना है कि आपकी सोल ने, आपके यूनिवर्स ने आपके लिए बेहतरीन चीजें सोची हुई है, और ट्रस्ट आपको करना पड़ेगा अपने पे भी और यूनिवर्स पे भी। उन्होंने कहा कि जब भी आप नेगेटिव महसूस करें तो रुक जाएं थोड़ी देर, स्वीकार करें कि आप हैं, और अपनी कॉन्शियसनेस को उस मोमेंट का साक्षी बनने दीजिए, जो भी आपकी नेगेटिविटी आ रही है, और रूट कॉज तक के जाइए कि उसके पीछे क्या है, क्या डर है, क्या अकेलापन है, क्या कुछ और है। और धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि आपकी जीवन कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एग्रीमेंट के तहत आए हैं। और जब एग्रीमेंट के तहत आए हैं, तो आप अपने वर्ड्स को बहुत सोच समझ के बोलिए, क्योंकि वर्ड्स में एक एनर्जी है जो आपके फ्यूचर, आपके आगे के पलों को भी बना रहा है। तो चूज वाइजली, वो जिनका है कि एक्शन भी आपको बहुत ही सोच समझ के करना है। और ट्रस्ट जब आप करते हैं तो आप, ट्रस्ट अलाउ करता है गिविंग का। गिविंग इज एबेंडेंस। आप जो भी देते हो आपको वो मिलता है। आप जानते हो कि पैसा दूंगा तो मुझे पैसा मिलेगा, पर आप ये भी सोच लीजिए कि अगर आप किसी को हेट्रेड देते हो तो आपको हेट्रेड मिलेगी। ये सब आपको गिविंग के बारे में बताता है। ट्रस्ट आपको ब्लिसफुल एक्सपीरियंस देता है, आप ज्यादा आनंदित रहते हैं। आप समझेंगे कि ये जो भी टीचर्स और ये गाइडेंस है वो मेरे को संभालेंगे,
और जो ये पेन है, जो मुझे दर्द हो रहा है अपने जीवन में, वो टेम्पररी है, थोड़ी देर में चला जाएगा, पर उससे ज्यादा कीमती है मेरे सोल का इवोल्यूशन, जिसने इस पेन को चुना है। ट्रस्ट आपको हंसने की अनुमति देता है, अलाउज यू टू लाफ। सब लीला है, हंसोगे। जैसे कोई चीज पेनफुल वाली हो जाती है, आप 2 साल के बाद सोच के देखना, आपको हंसी आएगी उस बात पे। अरे बाप रे, क्या हम लोग पागलों के समान इस बेवकूफी पे हंसे थे, ऐसे करके आप, तो आपको ट्रस्ट आपको अलाउ करेगा हंसने के लिए। और आप प्रत्येक दिन जो भी कुछ हो रहा है वही बन रहा है, जो उचित है, परिपूर्ण है, उसको आप अपनी चेतना को ट्रस्ट में ही फ्लो कराइए। बस इतना ही मैं बताती हूँ कि हर एक क्षण आप अपने पॉजिटिव बिहेवियर को रखिए, और भी बहुत सारी चीजें हैं। बस आखिरी एक सेंटेंस बोलूंगी कि शरीर में आत्मा नहीं, आत्मा में शरीर बनो। बहुत ही प्यारा उन्होंने बोला है कि बिकम अ बॉडी इन द सोल। तो यहां पर उन्होंने खत्म किया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फ्रेंड्स।